हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम एक ऐसे चैप्टर के ऊपर अपना गौर फरमाने वाले हैं जो चैप्टर के बारे में हमने बचपन से सुन रखा है। बचपन से सुन रखा है मैम, मतलब तो आज ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अराउंड हम घूमने वाले हैं ना जिसने हमारा पूरा एग्जिस्टेंस प्लान किया है। एनी गेसेस? एनी गेसेस? सो यस, इट्स नथिंग बट सेल। इट्स नथिंग बट सेल। अब सेल ये एक इतना बेसिक अपने को डेफिनेशन लगता है। सेल ये एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने को लगता है कि एक टाइम एक बायोलॉजी पढ़ा बच्चा अपना नाम भूल जाए, अपना नाम ही भूल जाए, लेकिन वो सेल का डेफिनेशन नहीं भूल सकता। बाय द टाइम मैंने ये शब्द बोला है तुम लोगों के दिमाग में डेफिनेशन आ गया होगा, राइट? क्योंकि हमारे रगों में अब खून नहीं, सेल का डेफिनेशन दौड़ता है। तो आज हम उसी सेल के डेफिनेशन को, उसी सेल के स्ट्रक्चर को, उसी सेल में क्या चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। और इस प्रकार समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि देख, तू पढ़ने आया था चैप्टर, बट तू क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाएगा। ये मैं मेक श्योर करूंगी। समझ आई मेरी बात? अब मैम हमको करना क्या है, अब दीदी हमको करना क्या है, कैसे इसको वन शॉट को अटेम्प्ट करें? आपको ये वन शॉट वन गो में देखना है। ये सबसे बड़ा रूल होता है कि मैं अभी बैठा हूँ, अब ये वन शॉट मैं सोच के नहीं आई हूँ कि कितना टाइम लगेगा। मे बी 1 आवर, मे बी 2 आवर, मे बी 1.5 घंटे का बन जाए। तो तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुमने तुम्हारा बुक उठाया, तुमने तुम्हारा पेन उठाया, बस चालू किया तुमने मैम का वीडियो। और ये वीडियो तब तक चलेगा जब तक ये वीडियो का लास्ट में मैडम जी आके थैंक यू करके प्रणाम ना कर दे तुमको, तब तक तुम्हें चलाना है। दिस इज़ द ओनली इफेक्टिव वे जिसके थ्रू तुम कोई एक वन शॉट से पढ़ सकते हो। क्योंकि देख भैया, अब तो तेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की थोड़ी कमी हो चुकी है। तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ना अगर है तुमको, वो भी डिटेल में पढ़ना है बिना कोई थियोरी को छोड़े हुए, तो इस तरीके से पढ़ना सबसे ज़्यादा वैलिड है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम चैप्टर को बेस से लेके एकदम, मतलब समझ लो अगर एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है ना, और अगर उसने समझ लिया ना, तो उसको उसके बेस से हायर लेवल तक आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपना ये ब्यूटीफुल सा सेशन अपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ। बट ये तो मेरे से पीसीबी वाले बच्चों के लिए हो गया। छोटा सा एक प्यारा सा अनाउंसमेंट है मेरे पीसीएम वाले बच्चों के लिए। तो मैडम जी, पीसीएम वालों के लिए क्या अनाउंसमेंट है? तो आप लोगों के लिए एक लव्य टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये टेस्ट सीरीज जो है आपको डेफिनेटली इस ही साल, इस ही जोन में, इस ही पार्ट में आपको जेई में पार करवा सकता है। आपको करना क्या है, बस जितना तुम जूडियो में जाके, जितना तुम कोई मॉल में जाके एक बार का एक जीन्स खरीद के लाते हो ना, बस उतना ही पैसा इस टेस्ट सीरीज को डालना है। और आई एम डैम श्योर, आई एम सो डैम श्योर कि तुम बस ये टेस्ट सीरीज दो तो तुम्हारा जो प्रैक्टिस का लेवल है ना, वो यहाँ आएगा, यहाँ से तुम यहाँ जाओगे। अब इतना तो तुम खुद के ऊपर खर्चा कर ही सकते हो। चलो, तो कुछ भी अगर तुमको इसके रिलेटेड डाउट रहा तो डिस्क्रिप्शन में सब बता रखा है, और फटाफट से जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो। अब आई एम सो सॉरी, आई एम मोर ऑब्सेस्ड विद माई पीसीबी या पीसीएमबी वाले बच्चे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर। तो भैया जी, इस चैप्टर का नाम ही है सेल। सेल से ही सब शुरू है ना, उसके अंदर की फलाने ढिकाने बातें तो होती रहेगी, लेकिन मेन क्या चीज़ है भैया? मेन है सेल। तो दीदी जी, भैया जी समझते हैं कि भैया सेल होता क्या है? अगर मैंने तुमको बोला कि ए पिंकी, मैंने तुमको बोला ए पिंकी तू मुझे बता तेरे दिमाग में सेल है क्या, तो तू पता है क्या करेगी? तूने ऐसा सर्कल बनाएगी, गोला प्रकार बनाएगी, और उसके अंदर तू बोल देगी कि मैडम जी न्यूक्लियस है, और ऐसा ऐसा कर देगी। इतना तो तेरे भाई को भी आता होगा, इतना तो तेरी छोटी बहन को भी आता होगा, इतना तो कॉमर्स वाले बच्चे को भी आता होगा।
बट हम तो है साइंस वाले, हमें तो इसका बहुत यूज करना है, तो क्या हमको इतना पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होगा, हमें इसकी चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आपको बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर तक पहुंचाने के लिए ये चैप्टर एकदम बेस में आता है, विच इज सेल। अब तक तुम लोगों को ना एक डेफिनेशन तो समझ ही गया होगा कि भैया जी सेल का डेफिनेशन होता क्या है ना? तो चलो देखते हैं कि भैया सेल का डेफिनेशन है क्या। तो आपको और मुझको दोनों को पता है कि सेल का डेफिनेशन शुरू कैसे होता है। चलो देखते हैं। तो सेल जो है ना, इसको थोड़ा सा अपन डाइटिंग करवा देते हैं, थोड़ा मोटू हो गया है। तो हम लिखेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया यूनिट ऑफ लाइफ। अब तुमने ये डेफिनेशन तो हर जगह देखा ही होगा, बट अब हम 11वीं में आके ये क्यों पढ़ रही है तो पता होना चाहिए। तो ना तुम इसमें ना दो इंपॉर्टेंट शब्द देख सकते हो। तो वो दो इंपॉर्टेंट शब्द, जैसे तुम्हारे पास हाइलाइटर होता है ना, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर हाइलाइटर है, कलर देखोगे इतने खूबसूरत कलर है मेरे हाइलाइटर में। तो मैं वो दो इंपॉर्टेंट शब्द को हाईलाइट करूंगी और उसके वे से एकदम रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट बन के हम उस डेफिनेशन को तोड़फोड़ करके समझेंगे, और ऐसा समझेंगे ना कि इन केस तुम्हारे रगों में अगर सेल का खून ना दौड़ रहा हो, सेल का डेफिनेशन ना दौड़ रहा हो, तो आज के चैप्टर के बाद तो भैया डेफिनेटली दौड़ेगा। समझे? ध्यान दो, समझे? ध्यान दो। अब मैंने कह दिया कि मेरा जो सेल है ना भैया वो है बेसिक स्ट्रक्चरल, है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड भैया जी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड भैया जी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द आ जाता है, पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो सेल है वो स्ट्रक्चर बनाता है, मेरा जो सेल है वो फंक्शन करवाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैडम जी, इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर सेल नहीं हुआ, अगर मेरा सेल नहीं हुआ तो कोई मेरे बॉडी में ना स्ट्रक्चर बनेगा, कोई मेरे बॉडी में ना फंक्शन बनेगा। मैम आप बोल रहे हो, मैं क्यों मानूं आपकी बात? बताती हूँ हमें क्यों मानना है। इसको एक एक तरीके से भैया ब्रेक करके बात करेंगे, नो हवाबाजी, ब्रेक करके बात करेंगे। तो देखो ये अपन ना इसको ब्रेक करते हैं। हाँ, तो पहला चीज मतलब एरो अगर किसी दिन सही बन गया तो मेरा नाम चमगादड़ लाल हो जाएगा उस दिन, है ना। उल्टा ही बनाना है मुझे, मजा आता है मेरे को जैसे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में ये डेफिनेशन को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो भैया पहला लिखेंगे स्ट्रक्चरल और भैया जी दूसरा लिखेंगे फंक्शनल, है ना। तो मैडम जी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दो। तो जब मैं कहती हूँ स्ट्रक्चरल, तो इसका मतलब आता है कि मेरे बॉडी में जितना स्ट्रक्चर है ना वो कौन बना रहा है? सेल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना भैया, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये सेल से बना है। तो मैंने क्या कहा कि ये ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर रहा? सेल के ऊपर। अब चल के मैंने कह दिया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है भैया, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टिश्यू से बना है। तो इसका मेरा मतलब क्या है, इसका मेरा सार क्या है? तो भैया जी इसका मेरा सार ये है कि ये टिश्यू से बना है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो टिश्यू है। अब जैसे आज तुम पढ़ाई करके आइए वही बन गए, एकदम आगे बढ़ गए, तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तुम होगे। अब आज जाके तुम बाहर जाके टाइम पास कर रहे रहोगे, तुम लाइव सेशन में चैट कर रहे रहोगे, लड़कियों से सेटिंग कर रहे रहोगे, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तुम ही होगे। तो वैसे ही अगर मैं कह रही हूँ कि ये सेल से बना है, ये टिश्यू से बना है, इसके अंदर ऑर्गन भी है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है, इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब ये होता है कि इनके वजह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या कहा मैंने? इनके वजह से इनका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका छोटू सा एग्जाम्पल लिख दूंगी। एग्जाम्पल कि मेरा जो पॉरीफेरा है ना, इट इज ए सेल एग्रीगेट। क्या है भैया? इट इज ए सेल एग्रीगेट। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ
क्या मैं ये कह सकती हूँ, मैं कहूंगी भी भैया, मैं कहूंगी भी, मैं डरती नहीं हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे दीदी जी भैया जी इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोरीफेरा है उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एंटायरली डिपेंड कर रहा है सेल के ऊपर। तो कैसे ना कहूँ मैं कि हमारा जो सेल है वो स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे ना कहूँ मैं, बताओ। अब तुमको फंक्शनल का भी एग्जांपल देती हूँ। अब मान लीजिए जब तुम मदर के वूम्ब में थे और तुम कुछ इस शेप में थे भैया, जब तुम मदर के वूम्ब में थे और तुम कुछ इस शेप में थे भैया, तो इस शेप में तुम थे यूनिसेल्युलर, इस शेप में, इस टाइम पे, इस फेज में तुम थे यूनिसेल्युलर। लेकिन आज देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम कितने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए कि आज उसी सेल के बारे में तुम पढ़ रहे हो, और पढ़ के तुम्हारे दिमाग में बैठेगा भी, क्योंकि मेरा वादा है ये, मेरा दावा है ये। समझ रहे हो तुम में कितना डिफरेंस आया? तो अब जब तुम एक कॉमा शेप में थे, अब जब तुम किसी बैक्टीरिया का बात करते हो, किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हो, तो भैया इस टाइम पे उसके शरीर का पूरा फंक्शन जो है ना, उसके शरीर का पूरा फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन कौन करता है? वो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कह रही हूँ कि सिलेंट्रेटा जो है वो टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके बॉडी में ग्रुप बना के, सेल के ग्रुप बना के सारे फंक्शंस हो रहे हैं। अब मैं अगर ये कह दूं कि तुम में और मुझ में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, अगर मैं ये कह दूं कि तुम में और मुझ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक टिपिकल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मुझे सर्कुलेशन करना है तो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, मुझे जो करना है वो मेरे ऑर्गन्स कर रहे हैं, मेरे अंदर के चिंटुकले पिंटुकले कर रहे हैं, राइट? इसीलिए तो हमने कहा कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी होता है, सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी होता है। यहीं पे तुमको एग्जाम्पल देके धड़ के धड़ कर दूं कि सेल का भैया जी ग्रुप बना तो वो बनाता है टिश्यू, फिर भैया टिश्यू का ग्रुप बना तो वो बनाता है भैया जी ऑर्गन। अब भैया ऑर्गन का ग्रुप बन गया ना, ऑर्गन का ग्रुप बन गया ना, तो वो बना देगा आपका ऑर्गन सिस्टम। और अगर ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनाना, तो वो बना देगा भैया जी आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ना अपने तरीके से अपना फंक्शंस को डिवाइड कर लेता है। अब इसका एनालॉजी देती हूँ मैं तुमको। मान लो कि तुम जिस स्कूल में थे उसमें ना सिर्फ 5 ही टीचर थी और तुम्हारे पास डिवीजन 5 है, तो सारा काम मिलके वो 5 ही लोग करेंगे। बट उस जगह एक नया मैनेजमेंट आया और उसने क्या किया, एक डिवीजन में 5 सब्जेक्ट के लिए 5 अलग टीचर लाए। तो यहाँ पे उनका काम जो है वो डेलीगेट डिवाइड हो गया। तो इस सिनेरियो में मेरा पूरा फंक्शन वो 10 टीचर्स मिलके कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हूँ तो मेरे शरीर में ये लोग मिलके फंक्शन कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरे दोस्त मैं कहती हूँ कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने जिंदगी का। बिना सेल हमारा जीवन है ही नहीं। तो चलो मैडम जी, इसके साथ ही साथ शुभ शुरुआत करते करते एक छोटा डायग्राम भी बना दीजिए। आज आप बना ही दीजिए। तो ये देखो भैया, हो गया आपका सेल, है ना, सेल हो गया। इसके अंदर भैया हम अलग कलर से बनाएंगे, हम डरते थोड़ी है। अब ये मैंने बनाया अलग कलर से आपका न्यूक्लियस, आपका और मेरा बना दिया मैंने न्यूक्लियस। अब भैया जी हम बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम लोगों को इसका सीन बताओ, अब देखो। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा मैं। ये मैंने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हो तुम लोग कितना प्यारा सा लग रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर ना मैं डॉट डॉट डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी भैया, अब इसके ऊपर मैं इनमें से किसी एक को चुन के डाल दूंगी डॉट डॉट। अरे गधा,
इतना बड़ा डॉट आ रहा है, बेशरम, नालायक, नॉनसेंस। अरे अपन अभी डॉट को छोटा भी करेंगे ना भाई, इसको भी मैं डाल डॉट 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 डॉट। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, जिसके ऊपर डॉट आ गया भैया जी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया जी उसी को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं भैया जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दीदी और भैया, अब मेरे प्यारे दीदी और भैया, इसके अंदर ना आपके बाप मॉलिक्यूल रहते हैं, इसमें इसके अंदर ना आपके बाप मॉलिक्यूल रहते हैं। मैडम जी क्या ये बाप मॉलिक्यूल इज नन अदर देन डीएनए? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, ये जो है ना वो डीएनए है। एक दिन तुमको पता है क्या हुआ, मैं ना मैराथन ले रही थी, तो वहाँ पे एक बच्चा ने बोला कि मैम ऐसा लग रहा है कि आप रैपर हो। नाउ आई कांट अनसी दिस, आई फील आई एम अ रैपर एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए, और डीएनए चीज जो है ना वो बाहर नहीं आ सकते, बड़ा दिक्कत है उनके अंदर। डीएनए चीज जो है ना वो बाहर नहीं आ सकते, बड़ा दिक्कत है। तो वो बनाते हैं हमारा mRNA, वो बनाते हैं हमारा भैया mRNA, और यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बहुत सी फलानी ठिकानी चीज़ें सेल में होती है, जैसे तुम में भी बहुत फलानी ठिकानी चीज़ है, बट क्या हमें वो सब पढ़ना है? तो नहीं पढ़ना। जो हमें पढ़ना है हम उसको फोकस करेंगे। ठीक है, जो हमें पढ़ना है हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे। इतना तक अपने को समझ चुका है? मैम समझ तो चुका है, बट इसका नामकरण तो कीजिए। तो इसका नामकरण करते, ये जो है ना बाहर का, ये है साइटो, ये तो होता रहेगा, पहले रुको इसको ना थोड़ा पतलू करती हूँ। तो भैया ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब आप देखेंगे तो भैया ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर भैया ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैडम जी ये जो पिंक पिंक डॉट डाले हो आप, ये क्या है? तो भैया जी और दीदी जी, ये जो डॉट डॉट है ना, ये राइबोसोम है, जिसके वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस रफ आता है। क्या कहा मैंने? जिसके वजह से इसका अपीयरेंस रफ आता है। तो मैम जरूरत क्या है राइबोसोम की? व्हाट इज द नीड? तो इसका नीड भैया ये है कि राइबोसोम ही तुम्हारा फैक्ट्री प्रोडक्शन का, प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन प्रोडक्शन का फैक्ट्री है। दिमाग में बैठ गई बात? चल गया दिमाग के अंदर? अब आगे देखो, इसका भी नामकरण कर देते भैया, डरते थोड़ी है किसी से। इसका नाम लिख देते अपन डीएनए, बाप मॉलिक्यूल, ये है अपना न्यूक्लियस, है ना, ये है अपना भैया न्यूक्लियस, ये है अपना भैया डीएनए, और ये है अपना भैया आरएनए। तो अगर तुमको इतना भी याद है ना, तो तुम्हारे लिए ना ये चैप्टर थोड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ना हमको पता चल गया, एक जिस्ट मिल गया कि भैया है, सेल नाम की कोई तो चीज़ है। बट तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि किसके दिमाग में ये सबसे पहले आइडिया चमका था कि सेल करके कुछ तो है, डिस्कवर ही कैसे हुआ? जैसे हर चीज़ का डिस्कवरी का रीज़न होता है, वैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल डिस्कवर ही कैसे हुआ? तो चलो यार देखते हैं, बट ये देखने के लिए मैं तुम्हें एक जर्नी पे ले चलूँगी। मैडम जी कौन सी जर्नी है? तो ये जर्नी में मैं तुमको और खुद को एक टाइम मशीन में ले जाऊँगी, और इस टाइम मशीन में हम बैठ के, हम विराजमान होके अलग अलग एराज में जाएंगे और देखेंगे कि वो पगला वो पगली ऐसा क्या कर रहे थे जिससे सेल जो है वो डिस्कवर हो गया, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भैया, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो अब हम चलते हैं राधा मैम के टाइम मशीन में पता करने के लिए कि सेल डिस्कवर हुआ कैसे था। चलो, तो सबसे पहले हम पहुंचे अपने भैया जी के पास, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, इन द ईयर 1665। एक सुहाना दिन था और सुहाने लोग, एक मतवाला सा लड़का था जो बैठा था किनारे। किसके किनारे बैठा था मैडम जी? तो वो किनारे था
ओक ट्री के, वो किनारे बैठा था भैया जी, ओक ट्री के। मैडम जी ओक ट्री कहाँ से आया, ये आप क्या पेड़ की खाल निकाल रहे हो? निकालूंगी तब ना जब ये लोग मुझे निकालने देंगे। हैं मैडम जी अब क्या पेड़ की खाल निकाल रहे हो? तो भैया मैंने पेड़ की खाल नहीं निकाली, मैंने पेड़ की खाल नहीं निकाली, इस मत वाले से प्यारे नादान ने पेड़ की खाल निकाली। तो उसको दिख गया कि ये है ओक ट्री। उसने बोला भैया मेरे को अब पता करना है कि दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। इसके दिमाग में आया क्यूरियोसिटी का कीड़ा, इसके दिमाग में आया वो कीड़ा कि सबसे छोटा, अगर मैं सबसे बड़ा हूं, अगर हाथी मुझसे बड़ा है तो मेरे से छोटा, इस हाथी से छोटा, पूरे संसार जगत से छोटा कौन है, मुझे ये जानना है। तो इसके दिमाग में आया आइडिया कि मैं चला हूं सैर करने, मेरे गार्डन में है ओक ट्री, अब मैं इसके छाल को काटूंगा। अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं इसके छाल को काटूंगा। अगर तुम मेरे स्टोरी से बाहर गए ना तो तुम्हें कभी ये याद ही नहीं होगा, याद रखना, ये मेरा गारंटी याद ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे मेरे सारे ऑफलाइन के बच्चों ने याद किया था, और आज तुम भी याद करोगे और कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में भी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भैया तो ब्लंडर हो जाएगा, चलो मैं ना यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकालती हूँ। अब मैंने क्या किया, ये छोटा सा पार्ट निकाला, ये छोटा सा पार्ट निकाला, और मैंने इसको मैंने इसको किया बड़ा, और मैं देखना चाही कि है क्या भैया अंदर, इतना इसको हाइपिंग शाइपिंग दिया क्यों गया है, पता तो किया जाए यार, पता तो किया जाए। तो हम ना इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, जो रॉबर्ट हुक थे जो उसने किया वो हम भी करेंगे। देखा तो जाए बेटा जी कि इसके अंदर है क्या सीन, है ना, देखा तो जाए कि क्या चल क्या रहा है यार। अगर अपने को इसमें हेक्सागोन मिल गया, अरे मिल गया भैया, टेंशन काहे को लेते हो यार। इसको अपन करेंगे डिलीट और हम बनाएंगे हेक्सागन, क्योंकि इट विल लुक वेरी एस्थेटिक, और तुम्हारी मैडम जी को एस्थेटिक चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। इफ़ अ थिंग लुक्स एस्थेटिक माई हार्ट फील्स बेटर, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। मैम आपने तो यहाँ पे कुछ पत्ते वत्ते झाड़ी फाड़ी बनाई ही नहीं, तो तुम समझ सकते हो यार क्या है ये पत्ते वत्ते झाड़ी वाड़ी। ओह तुमको पता है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना, तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये पत्ता और जो जड़ है ना अलग अलग कलर के भैया, मस्त है ना। और मेरा वेदांतु का जो टैगलाइन है, इट इज़ मैचिंग विद दिस, है यार, है मेरा वैसा है थोड़ा, ठीक है। अब ना उसने ऑब्जर्व किया कि अंदर चल क्या रहा है, उसने अंदर ऑब्जर्व किया कि अंदर चल क्या रहा है, तो ना उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, जो कि मेरा अभी दिख नहीं रहा है, बट तुम समझ लो यार, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हो उसको, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जैसे ही उसने डेड कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया ना, उसने बोला भाई यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल चीज़ यहाँ पे नहीं है, शायद मुझे जो भैया फाइंड करना था ना वो शायद यही है, यही प्रेजेंट है भैया, शायद से यही प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि किधर प्रेजेंट है ना, देखते हैं कि किधर प्रेजेंट है। चलो भैया फिर हम देखें हम फिर। तो ऐसे उसको दिखा, तो उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, उसने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ना एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है, ये ना हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसको, ये ना हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसको। क्या दिखा भैया उसको दिखा हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ना वो खाली स्ट्रक्चर था, वेकेंट हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। तो उसको लगा कि शायद ना यही है वो अस्त्र, यही है वो शस्त्र जो मैं ऑब्जर्व करना चाहता था, यही है वो अस्त्र, यही है वो शस्त्र जो मैं ऑब्जर्व करना चाहता था। तो उसने ना इसका नाम जो है ना वो दे दिया सेल्यूला, उसने जो है ना इसका नाम दे दिया सेल्यूला, क्योंकि उसको शुरुआत से उसके बारे में पता करना था, है ना, उसको शुरुआत से उसके बारे में पता करना था। तो उसने उसका नामकरण भी ऐसे ही किया, ठीक है, उसने बोल दिया कि ये सेल्यूला है और शायद दिस इज़ द टाइनिएस्ट सेल, और उसने कहा कि शायद दिस इज़ द टाइनिएस्ट सेल, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही होगा यार, सबसे चिंटुकला पिंटुकला सेल जो ना यही होगा, और मैं जो ना मैं शेर हूँ, मैं शाना हूँ, मेरे को सब समझ चुका है। तो उसने बोल दिया मे बी दिस इज़ द टाइनिएस्ट, यू कैन से टाइनिएस्ट ऑर्गेनिज्म, मैं कहती हूँ
दिस इज द टाइनीएस्ट ऑर्गेनिज्म। उसने ऑब्जर्व किसको किया था? डेड ओक ट्री को, और ये कॉर्क सेल्स उठाए थे उसने, है ना। इसको मैं वाइट से लिखती हूँ कि दूर से भी एकदम, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी समझ के आया ऐसा कि दिमाग ही फट जाए तुम लोगों का। ये उसने कॉर्क निकाला था। किसका कॉर्क निकाला था? तो ओक ट्री का। किसका कॉर्क निकाला था? तो भैया ओक ट्री का, ठीक है। कॉर्क सेल्स निकाले थे किसके? तो ओक ट्री के। उसको कंपार्टमेंट दिखा, ये कंपार्टमेंट दिख कैसे रहा? हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का। उसने उसका नाम ही दे दिया, उसने भैया उसका नाम ही दे दिया, जिसका नाम था टाइनीएस्ट ऑर्गेनिज्म या टाइनीएस्ट पार्टिकल। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना भैया, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना, तो इट इज़ द टाइनीएस्ट पार्टिकल, ठीक है। सबसे छोटा पार्टिकल है ये, शायद ऐसा उनका पर्सपेक्टिव था। तो अब ना रॉबर्ट हुक के थियरी को कैसे फॉर्मुलेट किया गया ना, तो उस पर थोड़ा गौर फरमाया जाए, ठीक है। देखते हैं कि हुआ क्या। तो रॉबर्ट हुक जो थे, 1665 की बात है, हम अभी टाइम मशीन से 1665 में ना, तो उस समय की बात है कि रॉबर्ट हुक आए एंड ही वांटेड, उनको चाहिए था, he wanted to observe, उनको पता है क्या ऑब्जर्व करना था? he wanted to observe कि सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल कौन सा है। he wanted to observe the टाइनीएस्ट पार्टिकल, है ना, टाइनीएस्ट पार्टिकल। तो इसके लिए मैडम जी उसने किया क्या? बता दीजिए आप, हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे पूकी लोग, उसने पता है क्या किया? उसने पता है क्या किया? उसने उसके ही गार्डन का ओक ट्री ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व्ड द डेड कॉर्क सेल्स ऑफ एन ओक ट्री। अब उसका ऑब्जर्वेशन क्या था वो लिखेंगे, है ना। उसका ऑब्जर्वेशन क्या था वो लिखेंगे। मैम आप इतना सुंदर नोट्स बनाते हो, ये नोट्स मिलेगा कहाँ से? मतलब मैं खुद की तारीफ कर लेती हूँ, तुम तो करोगे नहीं, बेशरम नालायक लोग। तो अगर इस वीडियो पे तुमने 70 लाइक्स किया ना, तो विद इन 1 मिनट मैं इसका ये पूरा हैंड रिटन जो है, नो पीपीटी, हैंड रिटन वाला PDF भेजूंगी, ठीक है। तो इतना है तुम्हारा टारगेट। आई थिंक इतना तो आई डिजर्व, है ना। या तुमको भी लग रहा है कि नहीं? तो देख लो तुम लोग। तो ऑब्जर्व्ड द डेड कॉर्क सेल्स ऑफ एन ओक ट्री। भाई इंग्लिश वाले आके मेरे को मर्डर ही कर देंगे अगर मैंने ए लिख दिया, ऑफ एन ओक ट्री, ठीक है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन क्या था ना, हम वो लिखेंगे, ठीक है भैया। उसका ऑब्जर्वेशन क्या था ना, हम उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएंगे। तो मैडम जी उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि उसको दिखा हनी कोम्ब लाइक कंपार्टमेंट, उसको दिखा हनी कोम्ब जैसा कंपार्टमेंट, हनी कोम्ब जैसा कंपार्टमेंट। अब भैया उसको दिख गया हनी कोम्ब जैसा कंपार्टमेंट, तो मैडम जी उसने कंक्लूड क्या किया? मैडम जी उसने कंक्लूड क्या किया? हमें ये तो बताइए ना, बता दीजिए ना प्लीज। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट है ना, आई थिंक दिस इज सेल्यूला, एंड आई थिंक दिस इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल। मतलब उसको लगा जो वो सोच रहा है ना, ये फाइनली वही है जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी, वो न्यूक्लियस आ गया। तो इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। अब कुर्सी की पेटी बांध लो, तुम्हारी प्यारी प्यारी जो मैम है ना, वो तुमको लेके जाने वाली है नए साल में। 1665 में हमने एक मतवाले, एक प्यारे आदमी को देखा जिसका नाम था हाय हुक हाय, यानी कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, उसका नाम रख दिया सेल्यूला। चलो एक वाटर ब्रेक लेके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मजा ही आ जाएगा। तुम लोग पानी पी लो, दिख रहे तुम लोग रिफ्लेक्शन? यस, लाइक दैट। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या मैं? इफ यू से आई कैन डू इट,
व्हाटएवर यू से गाइस, व्हाटएवर। तुम लोग ने ऐसे कमेंट किया करो यार कि क्या सीन है, तुमको क्या चाहिए, मेरे लिए वो बड़ा मैटर करेगा ना। चलो फिर बघूया पुढे काय आहे। तो कुर्सी की पेटी फिर से बांध लीजिए, क्योंकि आपकी राधा मैम आपको 1665 में से उठा के अपने टाइम मशीन में लेके चलने वाली है टू द ईयर 1674। तो साल है 1674 और इसमें हमारे प्यारे एंटोन वॉन ल्यूएनहोक, इनका नाम कितना मस्त है, एंटोन वॉन ल्यूएनहोक, ये बैठे हैं और इनने कहा कि अब जो है ना ये जो माइक्रोस्कोप है ना तुम्हारी दुनिया में, ये चिंदी है, मैं इसमें से देखूंगा ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है। तुम गधे, तुम्हारा माइक्रोस्कोप गधा, तुम्हारा रिसर्च गलत। मैं जो हूँ ना, मैं पायनियर हूँ माइक्रोबायोलॉजी का, मैं बाप हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं जो हूँ नया माइक्रोस्कोप बनाऊंगा, मैं इम्प्रोवाइजेशन लाऊंगा। कर लो जो करना है तुम्हें, कर लो जो करना है तुम्हें। तो ये सन था 1674, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा इसको बोलते क्या, तो 1674 के समय में हमें मिले थे एंटोन वॉन ल्यूएनहोक, एक बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी। उन्होंने की थी एक ऐसी पहल जिसको देख के सब हो चुके थे चहल पहल। ओहो हो, वाह 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 वाह, क्या बात की है मैंने, है ना। तो तारीफ भी नहीं करते, खुद ही तारीफ करना पड़ता है। तो उन्होंने भैया जी बनाया इवॉल्व वाला माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं दिख रहा तो तुम बाइनोक्यूलर मान के इसको एक्सेप्ट कर लेना जी, ठीक है। तुम लोग को पता है मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया, तो आई एम ऑब्सेस्ड विथ माइक्रोस्कोप। लोगों के वही नहीं आते थे, उन लोगों का ना क्या बोलते, फोकस ही नहीं आता था। तो फोकस नहीं आता था, ऑर्गेनिज्म दिखता नहीं था, मेरा ऐसा फट करके फोकस आता था। अब अगर तुम आज से 5-6 साल पुराना मेरा फ़ोन देखते ना, उसमें भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोटो रखे थे मैंने, भर के मेरे को बहुत मज़ा आता था, बहुत। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने बना दिया भैया माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप, आई नो इट लुक्स लाइक दिस, इसके ऊपर एक अपन डायल बनाते थे, बहुत मज़ा आएगा, है ना। इसके ऊपर हम लोग बटन बना देते, आई डोंट नो वाई वी नीड बटन, बट मज़ा आया तो बना दिया। ठीक है, हो गया। ये बनाया था इन भैया ने, इनने बोला तुम लोग का माइक्रोस्कोप मेरे लेवल का नहीं है, लेवल निकलेंगे सबके भैया, लेवल निकलेंगे। तो तुम जाओ भाड़ में, मैं अपना जो माइक्रोस्कोप है ना, अपना माइक्रोस्कोप ही डेवलप कर दूंगा, मैं अपना माइक्रोस्कोप ही डेवलप कर दूंगा। और जब भैया इसने माइक्रोस्कोप डेवलप किया ना, तो तहल चहल बहल बचा दिया इसने। कैसा मैडम, कैसा मचाया, तो देखो सब मचाते, बट इनका मचाने का तरीका ही अलग था, है ना। अब देखो क्या करते हैं, रुको यार, देखना अभी तुमने, इनने क्या किया, इनने जैसे ही ये माइक्रोस्कोप को डेवलप किया ना, इन्होंने जैसे ही इस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, पहले देख तो लिखती हूं मैं, डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, क्या किया मैंने माइक्रोस्कोप को किया भैया डेवलप। अब ये माइक्रोस्कोप को डेवलप करने के बाद मैं एक इकलौता और मैं एक पहला सुपुत्र बना जिसने ऑब्जर्व, पता है क्या किया, मैं एक पहला सुपुत्र बना जिसने भैया जी ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। जिसने क्या ऑब्जर्व किया भैया लिविंग सेल को। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो तंग आ गया था सिस्टम से, जो थक गया था, और उसने माइक्रोस्कोप को इवॉल्व किया, डेवलप किया, और सबसे पहला लिविंग सेल जो था वो एंटोन वॉन ल्यूएनहुक जी ने देख लिया था। वो किसने देखा था, तो वो एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने देखा था। अब कौन से सेल को देखा था भैया जी, तो उन्होंने देखा था जैसे हो गया स्पर्म सेल, दूसरा जैसे हो गया प्रोटोजोआ,
और उनको ये देख के आनंद आ गया, जीवन का सार मिल गया, मजा ही आ गया। अब जब एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने इतना बड़ा डिस्कवरी किया, जब उनने माइक्रोस्कोप को इतना हाई लेवल पे लाए, रुको मेरे को ना इसमें बॉक्स में डालने दो यार, इसको इज्जत देनी पड़ेगी भाई जी को, इज्जत देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा वाला काम किया है। तो जब उनने इतना बड़ा डेवलपमेंट ला दिया, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व भैया लिविंग सेल। ये सबसे पहले आदमी बने जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। अब इनके ये बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद, इनके ये बड़े चीजों के बाद सारे साइंटिस्ट के रगों में एक आग दौड़ी, एक मोटिवेशन दौड़ा, एक लालच दौड़ी कि इसको अकेले नाम नहीं देंगे, हम भी अपना नाम बनाएंगे, सिस्टम को फाड़ देंगे, इसकी फील्डिंग सेट कर देंगे। चलो देखते इसने इसकी फील्डिंग कैसे सेट करी। तो अब ना रुको, मैं तुम लोगों को पहले ईयर में नहीं लेके आ पाई। हाँ, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक आए, उन्होंने भाई ये सब कांड किया। फिर उसके बाद में ना मैं तुम्हारी मैम तुमको फिर से बैठा रही है टाइम मशीन के अंदर। तो एवरीवन कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, अब आपकी मैम आपको ले चल रही है अपने अलग जर्नी पे, अपने नए जर्नी पे। तो कुर्सी की पेटी बांध ली जाए। नाउ राइट नाउ वी आर ऑन द ईयर 1831। हम पहुंच चुके हैं इन द ईयर 1831, जहाँ पे एक हैंडसम सा, एक मतवाला सा लड़का वहाँ पे कोट पैंट 3 सूट में खड़ा है, और उसने सीधे बोल दिया कि सारी चीजें जो है ना वो सेल से बनी है। बोल ही दिया उसने कि जितनी चीजें ना वो सेल से बनी है, तुम्हें जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। Everything is made up of cell or its constituent of the cell. सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, सीधे बात कर दिया उसने। अब देखो उसने क्या किया, तो he stated all the organisms are, भैया जी, are made up of cell or its product। उसने सीधे बोल दिया कि जितने ऑर्गेनिज्म है, या तो वो सेल से बने हैं या तो वो सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। क्या कहा मैंने, या तो वो सेल से बने हैं या तो वो उसके प्रोडक्ट से बने हैं। और कोई भी चीज़ अगर सेल से कम हुई ना तो वो जिंदा है ही नहीं, चाहे वो तुम्हारा एकदम बड़े भैया जी कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, तू मरा हुआ है, तू बीच में अटका है, क्योंकि तेरे पास सेल है ही नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम तभी हो जब तुम्हारे पास सेल है। अगर तुम्हारे पास भैया सेल नहीं है ना तो तुम भीख मांगते रह जाओगे, हम तुम्हें लिविंग कहेंगे ही नहीं। तो इसके ऊपर और बातचीत और गपशप हुआ है ना, और गपशप हुआ, और फिर जाके उन्होंने कहा ये एरो ऐसा क्यों बना यार, इसको शर्म आती है? नहीं मैडम, नहीं आती। ठीक है, तो कितना क्यूट बना है। हाँ, इसके बाद बातचीत हुई और उन्होंने कहा एनीथिंग, कोई भी चीज लेस देन सेल is not considered as living, is not considered as living। समझ आई? कोई भी चीज जो सेल से कम हो वो लिविंग है ही नहीं, उनको मैं असेल्यूलर कहूंगी। क्या हो गया नैना? क्यूट सी बच्ची है नैना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप आ गए थे, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ोगे मुझसे? ठीक है, आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये नहीं देखो, मैं पढ़ा रही हूँ ना, बच्चे मुझे देख रहे हैं। आपको पता है कैमरा से बच्चे मुझे देख रहे हैं, हाय बोलोगे उनको?
हाय बोलो कि इधर आओ, हम हाय बुलवाएंगे आपको, आ जाओ। ये देखो, ये है मेरी प्यारी प्यारी नैना, और ये हमारे साथ क्या पढ़ने आई है? सेल पढ़ने आई है ना? बोलो हम क्या पढ़ेंगे हम? अर्ली विनर स्वीट हार्ट। चलो अब ना फटाफट से मैं आऊंगी और फिर आपसे मिलूंगी, चलेगा? ये नहीं ये नहीं ये नहीं लेते बच्चों, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो अभी नहीं आते ना, आपको मैं 5 मिनट्स में बुलाऊंगी, ठीक है? बुलाऊं? बच्चा मैं पढ़ा रही हूँ ना। अच्छा बैठोगे यहाँ पे? ठीक है बैठ जाओ। देखा, ऐसे क्यूट क्यूट से क्यूटी क्यूटी इंटरवेंशंस होते रहते हैं। नैना अब बात नहीं करो, ठीक है? क्योंकि बच्चे अगर आप बात करोगे ना, देखो आपको दीदी बुला रही है आपको डरा रही है दीदी। हो ठीक है, तो अब ना, अब बात होगी, इन्होंने क्या किया, जो भी चीज सेल से कम है ना, उसको मैं कहूंगी कि तू जिंदा है ही नहीं, तू जिंदा है ही नहीं। और तू है क्या पता है? तू है असेल्यूलर, तू है भैया असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और आपको लगेगा कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि 1831 में अपने रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में अपने रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। इमेजिन, जहां हमें सेल का अता पता नहीं था, इनने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया भैया, न्यूक्लियस। तो दैट वाज अ बिग थिंग, दैट वाज अ बिग थिंग भैया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखना। आयरा मस्ती नहीं करते बच्चे, इसको ठीक करो ना, लाइट को ठीक करो बच्चों। नहीं गरम नहीं है। गुड गर्ल। अभी आप दोनों बाहर चले जाओगे, बच्चे लोग देख रहे हैं ना, बड़े दीदी भैया लोग देख रहे हैं। हाँ वो लोग देख रहे हैं, है ना? बाय बोल दिया ना आपने। चलो अब मैं पढ़ा लूँ, उन लोग का पेपर है कल, तो उन लोग को अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना। ऑल द बेस्ट बोल दो, बोलो इसमें ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। देखा, आपको ऑल द बेस्ट भी बोल दिया, अब आपको अच्छा मार्क्स लाना ही है। चलो मैं बुलाती हूँ, मैं आधे घंटे में आती हूँ, ठीक है? नैना को भी लेके जाओ। नहीं यहाँ मत खड़े रहो, थक जाओगे ना। मैं अच्छा ठीक है, बट बात नहीं करना, ठीक है? बैठो, चलेगा। तो एनीथिंग लेस देन सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। मैं बोलूंगी ये जिंदा है ही नहीं। तो ये क्या है भैया? ये है असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। भैया ये क्या है? ये है असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ। तो 2020 की बात है, नहीं हमने टाइम मशीन शुरू नहीं किया है, ये 2020 की बात है, जिसमें एक कोरोना वायरस आया था जिसने हमारी फील्डिंग सेट कर दी थी। तो वो भी क्या था, वो भी क्या था? वो था असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या था वो नैना? वो था असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भैया जी। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। मैंने कहा ना कि इसको इतना वैल्यू क्यों दिया गया। अब हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी को इतना वैल्यू इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो थे, ये पहले बंदे थे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये जो थे, ये पहले बंदे थे जिन्होंने न्यूक्लियस जो है डिस्कवर कर लिया था, कोड को क्रैक कर लिया था भैया, कोड को क्रैक कर लिया था। नैना देखो, आयरा देखो, नैना आवाज कर रही है। बच्चे देख रहे हैं ना मुझे बच्चों। 5 मिनट के लिए बाहर चले जाओ ना, मैं बुलाऊंगी, ठीक है? अब उनको भी मेरा लेक्चर अटेंड करा, बताओ उनको करना, तुमको नहीं करना, गंदे लोग, ठीक है? सो एनीथिंग लेस देन सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, और उनको बोलते हैं हम असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ये इतने बिग शॉट क्यों थे? ये इतने बिग शॉट क्यों थे? बिकॉज ही डिस्कवर्ड, उन्होंने पता है क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने पता है क्या डिस्कवर किया था। तो ही डिस्कवर्ड भैया जी, ही डिस्कवर्ड भैया जी न्यूक्लियस, है ना? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था, न्यूक्लियस को सीधा साधा डिस्कवर कर लिया। और जब उनने ये किया
तो साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर एक और आग बैठ गया। उनने बोला अगर ये कर सकता है तो हम में तो ज्यादा दम है, हम भी करेंगे। अगर ये कर सकता है तो हम में भी दम है, हम भी करेंगे। अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो अब मैं तुम्हारी कुर्सी की पेटी जब बांध दूंगी और जब हम टाइम मशीन में बैठेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे, अगले मतवाले साइंटिस्ट के पास। तो कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, आपकी राधा मैम आपको ले चल रही है इन द ईयर, एनी गेसेस? यस, इन द ईयर 1838, इन द ईयर 1838। तो अब यह समय था 1838 का टाइम, जिसके अंदर अब शुरू हो चुका था सेल थियरी का बनना, कि भैया सेल क्या है उसके रिलेटेड थियरी फॉर्मुलेट करना शुरू हो गया था। तो एक मतवाले साइंटिस्ट, बात हो रही है जर्मनी की, एक मतवाले साइंटिस्ट भैया जी बात हो रही है जर्मनी की। अब ये जो आपको मैथियस क्लिडन दिख रहे हैं ना, ये जो भैया आपको मैथियस क्लिडन दिख रहे हैं ना, जो 1838 की हम बात कर रहे हैं, वो है जर्मन बॉटनिस्ट। वो क्या है, वो क्या है मैडम जी? मैडम जी वो है क्या? तो मैडम जी वो है जर्मन बॉटनिस्ट। मैडम जी वो है जर्मन बॉटनिस्ट। क्या है वो? जर्मन बॉटनिस्ट। अब तुम लोगों को तो ये लाजमी पता ही है, जब अगर कोई बंदा बॉटनिस्ट है तो वो किसकी स्टडी करेगा? अगर एक बंदा बॉटनिस्ट है तो वो स्टडी करेगा प्लांट्स की। किसकी स्टडी करेगा? प्लांट्स की। तो जब मैथियस क्लिडन के रगों में खून दौड़ा, रगों में कंपटीशन का खून दौड़ा, उनने निकाले सारे प्लांट्स जर्मनी के, उनने निकाले प्लांट्स के सेल, और उन्होंने स्टार्ट किया अपना रिसर्च, तो ही वॉज द जर्मन बॉटनिस्ट। सो व्हाट डिड ही डू? किया क्या उसने भैया? तो उसने किया बड़ा काम, उसने कर दिया बहुत बड़ा काम और कर दिया मार्केट में अपना नाम। तो मैडम जी ऐसा क्या किया? तो भैया जी उसने बहुत सारे प्लांट्स को ही ऑब्जर्व्ड। किसको ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व्ड प्लांट्स एंड प्लांट सेल। किसको ऑब्जर्व किया? प्लांट्स एंड प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। समझी मेरी बात? और जब उनने प्लांट्स और प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया ना, तब उनको फिर से पता चला कि यार ये जो सेल है ना, ये तो सब में एग्जिस्ट करता है, और सेल जो है यही स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करता है। ये बात तो वो कंक्लूड कर रहे थे, कोई इस बात पे डिनाई कर नहीं रहा था। नैना बात नहीं करते ना बच्चा, या तो आप बाहर चले जाओ ना, मुझे डिस्टर्ब होगा और आपके बड़े भैया दीदी को भी डिस्टर्ब होगा। वो लोग पढ़ रहे हैं ना आपसे, आपकी प्यारी प्यारी मैम से पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने प्लांट्स और प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया। तो जब हमने प्लांट्स और प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया ना, तब हमको फिर से समझ गया कि हमारे प्लांट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। और उससे हमें ये समझ आया कि प्लांट्स के अंदर भी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना, वो कौन है भैया? वो है सेल। वो है सेल। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि भाई सेल जो है ना इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने सीधे बोल दिया कि वही है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट सेल। तो ये बात उसने जब कंक्लूड की तो दुनिया में वहाँ पे आजू बाजू एक तहलका मच गया। दुनिया में आजू बाजू एक तहलका मच गया जी। क्या मच गया? तहलका मच गया। उनने बोला भाई ये तो बड़ा बात हो गया। अब दूसरा साइंटिस्ट के रगों में खून दौड़ेगा सेम एरिया में। जर्मनी में ही दूसरा साइंटिस्ट आएगा जो कि जिसका नाम होगा श्वान। और पता है कितने साल के डिफरेंस में? 1 साल के डिफरेंस में वो आएगा। अब वो है जूलॉजिस्ट। अब वो ऑब्जर्व देखो क्या क्या करेगा, और देखो क्या मज़ेदार बातें होने वाली है,
बच्चों अगर आप ऐसे आओगे तो नहीं होगा ना। आयरा आप बड़ी दीदी हो ना, आप नैना का हाथ पकड़ो और नैना को आधे घंटे के लिए लेके जाओ, ठीक है? फिर मैं खुद आपके साथ खेलने आऊँगी, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खेलेंगे, चलेगा? तो लेके जाओ, बड़े दीदी हो ना इसके, लेके जाओ इसको, पकड़ो हाथ इसका। नैना मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ ना बच्चा, मैं चॉकलेट भी दूंगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट उनका पेपर है, 11th स्टैंडर्ड में हमारे बच्चे हैं ना, ठीक है? आयरा चलो, अब इसके बाद फिर से अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली जाए। आपकी मैम आपको ले चल रही है इन द ईयर 1839। तो कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, चलते हैं हम हमारे नए साल में, विच इज 1839 भैया। तो पहुंच गए हैं हम इन द ईयर 1839। अब एक मतवाला साइंटिस्ट जिसका नाम था थियोडर श्वान, जिसका नाम था थियोडर श्वान, और ईयर था 1839। अब पता है तुमको वो कहाँ से आया था? पता है तुमको वो कहाँ से आया था? वो था जर्मनी का ही, ठीक है? नहीं करूँगी। तो उसका नाम क्या था? बच्चा 5 मिनट ना मुझे पढ़ा लेने दो ना, 5 मिनट, 5 मिनट। नैना नैना बच्चों का लेक्चर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट में हूँ, आप 100 तक काउंट करो, मैं आऊँगी। नैना आप बात भी कर रहे हो ना? ठीक है, बट आवाज़ नहीं करना, वो आवाज़ कर रही है ना, ठीक है? तो 1839 की बात है यार, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये लोग फुल मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ये दोनों, इसलिए वो लोग आ जाते हैं बीच बीच में, ठीक है? तो अब ना भैया बात थी जर्मनी की ही। जर्मनी में ना एक रिसर्च की ना हवा चली थी। जर्मनी में ना रिसर्च की एक हवा चली थी। तो अब ये थे भैया जी, ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट, भैया जी ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट। आयरा वेरी बैड, मस्ती नहीं करते ना, इसको लेके जाओ नैना को, ठीक है? तो मैं मम्मी को कॉल करूंगी। हाँ नैना ऐसे नहीं करते ना बच्चों, ठीक है? तो अब थियोडर श्वान जो थे वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट। अब इनने ना रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब लाजमी सी बात है, अगर एक बंदा जूलॉजिस्ट है तो वो किस पे रिसर्च करेगा? अगर एक बंदा जूलॉजिस्ट है तो वो किस पे रिसर्च करेगा? तो उसने अपना फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि प्लांट्स और प्लांट सेल उठाए। उसने अपना फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि प्लांट्स और प्लांट सेल उठाए, छी, एनिमल और एनिमल सेल उठाए। तो ही ऑब्जर्व्ड, भैया जी उसने ऑब्जर्व किया एनिमल्स एंड एनिमल सेल, ठीक है? उसने क्या ऑब्जर्व किया? एनिमल्स एंड एनिमल सेल। भैया जी क्या ऑब्जर्व किया? बोलो बोलो बोलो। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल्स और उनके सेल्स। तो जब उनने ये ऑब्जर्व किया ना तो तब उनको दिखा कि सेल जो है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है। सेल जो है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है, जैसे तुम्हारे मेरे ऊपर कपड़ों की एक लेयर है फॉर प्रोटेक्शन, जैसे तुम्हारे मेरे ऊपर स्किन है फॉर प्रोटेक्शन, वैसे ही एक एक्स्ट्रा लेयर होती है एनिमल सेल के ऊपर, जिसको उसने नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया भैया? तो उसने उसका नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैडम जी आप सिखा रही हो तो दिक्कत तो होगा ही नहीं, आप सिखा रही हो तो मैडम जी दिक्कत तो होगा ही नहीं। तो अब आगे देखते हैं कि रिसर्च में कर क्या रहा है वो। अब देख लेते हैं कि क्या फील्डिंग सेट की है उसने। तो ही ऑब्जर्व्ड दैट सेल हैज एन आउटर membranous OUS को OES लिख दिया, membranous covering for extra protection which is semi permeable and it is called as भैया none other than plasma membrane,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसने उसका नाम क्या रखा? उसने उसका नाम रख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ना जब लोगों ने ऑब्जर्व किया, जर्मनी के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, अब बढ़िया काम चल रहा है, तो उस सिनारियो में दोनों बहन बैठ के मेरा जो है ये साउंड के सिस्टम को हिला रहे हैं गाइस। ऐसे नहीं करते ना आयरा, मैं 5 मिनट में आऊंगी, अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं आ पाऊंगी और फिर मैं गेम भी नहीं खेलूंगी। पापा को बताऊं? ठीक है ठीक है, ओके। तो अब ये चीज ऑब्जर्व हुई, अब ये चीज ऑब्जर्व हुई, तो लोग जो थे ना, जो अच्छे दिल के लोग थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग जर्मनी के ही हो, तो तुम लोग ना साथ में मिलके, तुम लोग ना साथ में मिलके मांडवली करके एक प्रॉपर सेल थियरी निकालो, साथ में जाके मांडवली करके एक प्रॉपर सेल थियरी निकालो। तो ये जो था ना शॉन, इसके पास था एटीट्यूड, इसके पास था एटीट्यूड, इसने बोला हाउ कैन आई ट्रस्ट। देखो आयरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा, प्लीज 5 मिनट, देखो आप बड़े हो ना उसके साथ, तो आप उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, मैं बुलाऊंगी ना आपको, फिर हम गेम भी खेलेंगे। देखो आयरा दीदी कितनी अच्छी गुड गर्ल है, हाँ देखो कितनी गुड गर्ल है आयरा दीदी, आप भी अच्छे हो ना। चलो आयरा आ जाओ, लेक्चर बढ़ रहा है ना मेन, चलो मिलते हैं। बाप रे खतरनाक है ये बच्चे, बड़े क्यूट है, मैं तुमको अपनी सेल्फी भेजूंगी इसके साथ। क्यूट तो बहुत है लेकिन उतनी ही मस्ती है। ओ भाई बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, यू ऑल आर माई पुकीज, फॉर यू एनीथिंग। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि तुम लोग क्या करो ना, तुम लोग मांडवली करो और तुम लोग एक ही काम करो, पता करो कि एग्जैक्टली सेल का सीन क्या है। तो जब ये बात हुई ना, तो इन लोगों ने बोला कि यार नहीं, ये जो श्वान था ना, इसने बोला नहीं यार, मैं ऐसे कैसे किसी और के साथ रिसर्च कर लूँ, मेरे को इसके रिसर्च को वेरीफाई करना है, मैं भैया इसके रिसर्च को वेरीफाई करूँगा। तो अब ना जब मैं रिसर्च को वेरीफाई करने की बात आई ना, तो इसने क्या किया, जो शॉन था ना, इसने क्या किया, जो शॉन था उसके ऊपर गौर फरमाना, गौर फरमाना। तो जो शॉन था, तो जो आपका और मेरा दोनों का प्यारा श्वॉन था ना, उसने रिसर्च कंडक्ट किया, उसने रिसर्च कंडक्ट किया किसके ऊपर, एनिमल के ऊपर, उसने तो सॉरी प्लांट के ऊपर, उसने ऑलरेडी एनिमल पे किया था, है ना, उसने ऑलरेडी एनिमल पे किया था। तो नाउ नाउ भैया ही conducted, now भैया he conducted experiments, now भैया he conducted experiments और research, experiments और research किस पे किस पे किस पे, तो भैया उन्होंने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च जो है ना वो कंडक्ट किया हमारे प्लांट सेल के ऊपर, हमारे प्लांट सेल के ऊपर। तो जब वो प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ना, तो देन ही रियलाइज कि जो हमारा स्क्लेडन था ना, वो भी बेवकूफ़ नहीं था, उसको उसके फाइंडिंग्स के ऊपर ट्रस्ट आने लगा। उसने कहा नहीं यार, ये भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना मैं इसको समझता था। तो अब बात हुई, आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। तो ना उसने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या दिया, यू नो व्हाट डिड ही कंक्लूड, तुम लोग को पता है, ये अभी भी ना आवाज कर रहे दोनों बहनें, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया भैया, अब देखो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग ना अभी बहुत बच्चे हो, तुमको ना अभी पता नहीं है, तुमको ना अभी आवाज ठोक, दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही है, ये वही बच्चे कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदर आना है, उनको बहुत मजा आता है मेरे साथ, इसलिए, ठीक है। तो दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ऑन प्लांट सेल, देन पता है उन्हें क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट सेल इज कवर्ड बाय अ स्पेशल
आउटर कवरिंग, उन्होंने क्या कहा कि प्लांट सेल जो है ना एक भैया स्पेशल आउटर कवरिंग से कवर्ड है, स्पेशल आउटर कवरिंग से कवर्ड है, जिसका नाम जो है ना उन्होंने दिया सेल वॉल, नन अदर देन सेल वॉल, नन अदर देन सेल वॉल। ठीक है, क्या नामकरण किया उन्होंने? सेल वॉल। तो जब सेल वॉल नाम दे दिया ना, दे दिया ना, उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणियां भी की। उन्होंने पता है क्या टिप्पणियां की? उन्होंने कहा इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ भैया जी प्लांट सेल। ठीक है, तो इसके बाद मेजरली अपना जो सेल थियरी है ना वो रेगुलेट हुआ। ठीक है, इसके बाद अपना सेल थियरी जो है वो रेगुलेट हुआ। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ बताओ बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो इन्होंने सीधे बोल दिया कि इन्होंने भी बात पे एग्री कर दिया ना कि जो है वो सेल है, तुम और मैं कुछ नहीं है, जो है वो सेल ही है। बट अब जब कोई इतना रिसर्च कर लेता है, इतनी इनकी तारीफ हो जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा? लोगों को स्टार्ट होगा जलन। अब जैसे तुम लोग कोई कुछ बड़ा काम कर लो तो तुम्हारे आजू बाजू वाले तुमसे जल जाते हैं ना, वही हुआ इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ वही हुआ। अब इन लोगों को, जो बाकी साइंटिस्ट लोग थे ना, जो इनकी कम्युनिटी के बाकी साइंटिस्ट लोग थे ना, उनको भक्का जलन होनी चालू हो गई, उनको लगा ऐसा कैसा, अब कुछ ना कुछ टैंट्रम्स या एलिगेशंस तो क्रिएट करने ही होंगे। एलिगेशंस देखते हैं एक छोटे से वाटर ब्रेक के साथ। क्या प्यास लग रही है बे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के ऊपर? ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब हम देखेंगे कि जब लोग उनसे जलने लगे तो उनका क्या हश्र किया गया। तो उनका ये हश्र हुआ, कि पीपल स्टार्टेड मेकिंग एलिगेशंस, लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनके ऊपर आरोप लगाए। अब देखो क्या आरोप लगाए उन्होंने, एलिगेशंस लगाए। बट भैया क्या थे एलिगेशंस? तो उन्होंने कहा कि अगर सब चीजें, उन्होंने कहा कि इफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, अगर हर चीज सेल की बनी है, तो भैया सेल किससे बना है? इफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, अगर सारी चीजें सेल से बनी है, तो सेल किस चीज से बना है? तो हाउ सेल इज मेड, उनके दिमाग का एकदम तारों को हिला दिया बाकी साइंटिस्ट ने। उनने बोला अगर सारी चीजें सेल से बनी हुई है तो मुझे एक बात बताओ कि सेल किस चीज से बना है। सीधे बोल दिया, मुझे एक बात बताओ कि सेल किस चीज से बना हुआ है। अब आ गया इनको टेंशन, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी आंसर। जब अपने को आंसर नहीं रहता तो अपने को टेंशन आ जाता है। अब इनके पास सही में कोई आंसर नहीं था कि ठीक है सब चीज़ें सेल से बनी है, बट उनका भी क्वेश्चन वैलिड है ना कि हाउ सेल इज मेड। सो इसके ऊपर क्या हुआ, उनके पास कोई काउंटर पॉइंट ही नहीं रहा। उनके पास नो काउंटर पॉइंट था। अब अगर पॉइंट है ही नहीं डिस्कशन का, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है ही नहीं डिस्कशन का, तो अब मैं अटक गई। तो जितने साइंटिस्ट लोग इनसे जलते थे ना, वो सारे साइंटिस्ट लोग इनका जो नाम है ना वो उछालने लगे।
उनने बोला कि यार ये लोग जो है ना, ये लोग वर्थ इट नहीं है, ये लोग तो पागल बना रहे थे हम लोगों को, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे। मतलब इन लोगों ने जो अपना जवानी बर्बाद किया ना सेल के पीछे, कभी कॉर्क सेल को निकाल रहे, कभी स्पर्म सेल को देख रहे, कभी प्लांट को देख रहे, कभी एनिमल को देख रहे। जहाँ सिनेमा देखने का टाइम था वहाँ पे ये लोग सेल देख रहे थे। तो उस टाइम पे इन लोगों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, ये बाकी साइंटिस्ट लोग के एलिगेशन की वजह से वो रिस्पेक्ट गायब हो गई। बहुत दुख का माहौल था, ऑलमोस्ट इनकी एज हो रही थी, एजेड बनते जा रहे थे। तो तब जैसे बोलते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो एक सन रे आता है जिससे सब हैप्पी हैप्पी लगता है। अब पूरे दिन अगर तुम्हारा ख़राब गया, कुछ तो दिन में एक ऐसा पॉजिटिव होता है जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है। तो वैसे ही ना, जब इनका पूरा रिसर्च, लाइफ का रिसर्च का वाट लगा हुआ था ना, तब एक बंदा आया और उसे बोला रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। तो दैट बंदा वॉज नन अदर देन सर रुडोल्फ विर्को। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुलाई इज सेलुलाई। उन्होंने कहा ए बुर्बक, ए चमगादड़ लाल, तुम सब बेवकूफ, ए चमगादड़ लाल तुम सब बेवकूफ, तुमको तो ये पता ही नहीं है, तुमको ये पता ही नहीं है कि जो सेल है वो बना हुआ है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ले सबके मुंह पे तमाचा हो गया, और उनकी फील्डिंग हो गई सेट, ठीक है। तो सर रुडोल्फ विर्को आए आफ्टर ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर्स के बाद आए वो, ऑलमोस्ट इतने टाइम के बाद आए। तब तक उनकी जवानी निकल चुकी थी, उम्र निकल चुका था, डिप्रेशन में थे वो लोग। आज के ज़माने में होते तो पक्का वो लोग 13 रीजन्स वाई देख रहे होते, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग देखा है कि नहीं, देखना भी मत, बहुत बेकार सीरीज़ है। तो वो आए और उन्होंने कहा पुत्र ओमनिस सेलुलाई इज सेलुलाई। उस वजह से वो जो दोनों प्यारे भक्त थे ना, वो दो प्यारे भक्त चैन की अपनी आखिरी सांस ले पाए। तो मैडम जी ओमनिस सेलुलाई इज सेलुलाई का मतलब क्या होता है? हैं, बोल तो देते हो, मतलब नहीं बताते हो, बोल तो देते हो मैडम, मतलब नहीं बताते हो। तो अरे तुम रुकोगे तब ना बताएंगे मतलब। छी, आई विल मेक इट अगेन। मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है यार, अगर परफेक्ट नहीं रहा तब तो तुम मतलब बुक में भी पढ़ सकते हो, तब तो तुम कॉलेज से भी पढ़ सकते हो, फिर तुम मेरे पास क्यों आओगे ना। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट परफेक्शन। बाय द वे मैं तुम लोगों के नोट्स देखती हूँ, तुम लोग बहुत प्यारा लिखते हो, बहुत प्यारा, क्यूटीज़ हो तुम लोग, मेरे क्यूटीज़, ठीक है। तो अब था क्या, ओमनिस सेलुलाई इज सेलुलाई का मतलब होता है सेल्स आर formed by pre-existing cells। बस ये आए और इनने इन दोनों को चैन की सांस दी, और ये चैन की सांस आने के वजह से, इनकी सांस को चैन आने के वजह से, इनकी सांस को चैन आने के वजह से प्रॉपर सेल थियरी जो है ना वो फॉर्मुलेट हुई। सो सेल थियरी वॉज रीफॉर्मुलेटेड। तो सेल थियरी वॉज भैया रीफॉर्मुलेटेड, सेल थियरी वॉज री फॉर्म्युलेटेड। मतलब उसने कह दिया तुम लोग ही बेवकूफ़ थे, वो लोग तो सही बोल रहे थे, समझा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर हमारे सर रुडोल्फ विर्को। उनको सर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कितनी बड़ी बात बता दी उनने, कितनी बड़ी बात बता दी। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को 4C से याद रख सकती हूँ। अब ये डिफरेंस बिटवीन आपके पेपर में आता है भैया, अब ये डिफरेंस बिटवीन आपके पेपर में आता है भैया। तो अगर ये आपके पेपर में आता है तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए मैंने एक ट्रिक लाया है जिसको हम कहते हैं द 4C रूल। इफ यू रिमेंबर दीज 4C, तुम लिख के आ सकते हो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भैया। तो पहला C है, अब देखो जो चीज़ प्रेजेंट होगी ना वो मैं टिक मारूंगी, जो चीज़ एब्सेंट होगी उस पर्टिकुलर सेल में मैं उसको क्रॉस मार दूंगी। अब अगर मैं सेल वॉल का बात करूं तो क्या प्लांट सेल में सेल वॉल है? तो यस, हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल है। मैं ग्रीन कलर लेना चाहूंगी,
मैं ग्रीन कलर लेना चाहूंगी तो यस, इनमें सेल वॉल है। क्या हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल है? क्या हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल है? तो नहीं यार, नहीं है। मैडम जी क्या क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में? यस मैडम, क्लोरोप्लास्ट तो है प्लांट सेल में। मैडम जी क्या एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है? तो नहीं मैडम जी, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। मैडम जी क्या सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है हमारे प्लांट सेल में? जी हाँ। आपको पता है कितना प्रेजेंट है? आपको पता है कितना प्रेजेंट है? तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 90%। इतना ज़्यादा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है कि वो बाकी ऑर्गेनल्स को अपने जगह से हटा देता है और खुद जगह ले लेता है। 90% के तादाद में प्रेजेंट होता है। तो मतलब एनिमल में भी होगा? तो नहीं, इट इज़ रूडीमेंट। अगर रहा भी ना तो वो रूडीमेंट है, मतलब दिख के ही नहीं आएगा। अगर रहा भी तो वो क्या है? रूडीमेंट है, यानी कि दिख के भी नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास होगा। ठीक है मैडम, सेंट्रोजोम के बारे में क्या कहना है आपका? मैडम सेंट्रोजोम के बारे में क्या कहना है आपका? तो प्लांट सेल जो है ना, अपना प्लांट सेल जो है ना, उसके अंदर सेंट्रोजोम नहीं है, बट हमारे एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम है। नहीं तो तुमको लगेगा कि मैडम जी तो सब फेवरिज्म प्लांट सेल को ही कर रही है। तो नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हम सब फेवरिज्म प्लांट सेल को कर ही नहीं रहे हैं। हम प्लांट सेल को फेवरिज्म कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रूल? हाउ टू रिमेंबर प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल? तो इट इज मैडम जी 4C रूल। हैशटैग 4C रूल लिखने का कमेंट में कि मैडम जी आज हमने डिफरेंस बिटवीन सीखा, विच इज अकॉर्डिंग टू भैया जी 4C का रूल। फर्स्ट इज सेल वॉल। अपने को मालूम है कि प्लांट में सेल वॉल है बट एनिमल में नहीं है। अपने को दूसरे सी से मालूम है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में है बट एनिमल में नहीं है। अपने को पता है सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट में है बट एनिमल में नहीं है। अपने को पता है सेंट्रोजोम, जो भैया भेदभाव नहीं करता, वो एनिमल में है और प्लांट में नहीं है। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है? कैसे आएगी, मैं सिखा रही हूँ। हैं अब आगे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का भी एक चेकलिस्ट है, जिसके वजह से अगर तुम्हारे पेपर में डिफरेंस बिटवीन आया, अगर तो तुम्हारे एमसीक्यू में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आया, तो तुम्हारा कोई हाथ और गला ना पकड़ पाए, है ना। चलो फिर देखते हैं भैया है क्या, देखते हैं कि भैया है क्या। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, अपना पहले इसको ना किट्टा चिट्टा इसका निकालते हैं। अब अगर मैं प्रो का बात करूं तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, है ना। अरे फिर लिखेंगे कहाँ, रुको। अगर मैं भैया प्रो का बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, और अगर मैं कैरियोटिक का बात करूं तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक बात बताओ, जिसका राजा ही फटीचर, उसकी प्रजा क्या पोशाक पहन के बैठेगी? जिसका राजा ही फटीचर है, उसकी प्रजा क्या पोशाक पहनेगी यार? पहनेगी नहीं। तो जिसका राजा फटीचर, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। बट यूकैरियोटिक के पास होगा। क्यों मैडम जी यूकैरियोटिक के पास क्यों होगा? क्योंकि मैडम यू का मतलब आपको पता है क्या होता है? यू का मतलब होता है इवॉल्व्ड या फिर ट्रू। बट क्या तो इट इज न्यूक्लियस। क्या तो इट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके पास डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जिसके राजा एकदम धुरंधर है, उसकी प्रजा भी सुंदर पोशाक में रहती है। अब एक बात बताओ, जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है, उसके पास कहाँ से सेल ऑर्गेनल आएगा और कहाँ से वो मेम्ब्रेन वाला बनेगा, है ना। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगी क्रॉस। बट हमारे एकदम चंदू राजा के यहाँ पे हम डालूंगी, चंदू चैंपियन के यहाँ पे हम डालेंगे टिक। अब व्हाट अबाउट राइबोसोम? तो जो राइबोसोम होता है ना, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम होता है ना, वो भैया दोनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। राइबोसोम फैक्ट्री प्रोडक्शन करता है प्रोटीन का। इतना ज़्यादा प्रोटीन बनाता कौन है भैया? तो राइबोसोम बनाता है ना। तो इसलिए वो दोनों में प्रेजेंट होता है। अब एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए मैडम, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसका मैं एग्जाम्पल लिख दूंगी पोरीफेरा,
और आपके बाजू वाले भैया का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, वर्टिब्रेटा नहीं, वर्टिब्रेटा इज बड़ा क्लास, तो मैं यहाँ पे मैमेलिया लिख देती हूँ, है ना। मैं आपके और मेरे बारे में लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे आपके और मेरे बारे में क्यों ना लिख दूँ, मैमेलिया लिख देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ बातें बताऊंगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो सबसे पहले आया था, जिसके वजह से सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आए। अब जब मैं कहती हूँ प्रिमिटिव, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इनका वो डेवलप्ड वाला नहीं है, पुराना वाला है, इसलिए इसमें सिर्फ किंगडम मोनेरा आता है, इसलिए इसमें सिर्फ किंगडम मोनेरा आता है। अगर तुमको निमोनिक याद हो तो 5 किंगडम विटेकर के क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए आपकी ही मैडम ने आपको सिखाया था कि माय पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स। आपकी ही मैडम ने आपको सिखाया था माय पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स, मेरे पेरेंट्स प्रिटी एनिमल्स को फीड करते हैं। तो उसका आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, एंड एनिमेलिया। तो ये कुछ शेप्स हैं जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल को देखा जाता है इन शेप में। ये हो गया आपका कोकाई शेप जो कि होता है सर्कल सर्कल, ये हो गया आपका बेसिलाई शेप जो कि होता है थोड़ा सा रॉड शेप का, ये हो गया आपका स्पाइरिला शेप जो कि थोड़ा स्पाइरल के फॉर्म में होता है, ये हो गया आपका विब्रियो शेप जो कि कॉमा के शेप में होता है। तो इन कुछ चुनिंदे शेप्स में हमारे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन कुछ चुनिंदे शेप्स में हमारे प्रोकैरियोटिक सेल भैया एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके बारे में एक एक चीज़ें समझते चलेंगे। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसके ऊपर एक एनवलप होता है, उसके ऊपर एक एनवलप होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर स्किन की एक कवरिंग है जो कि बाहर के चीज़ों से हमारे अंदर के स्किन के माइक्रोबियोम को बचाए रखता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। जैसे तुम पोशाक पहनते हो कि तुम इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्टेड रहो, वैसे ही इन सेल को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं उनको लेयर और एनवलप के तरीके से डालती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ को संभाल के रखना है, कोई पेपर को संभाल के रखना है, तो तुम उसके फाइलिंग करते हो, तुम उसको एनवलप में रखते हो, वही तो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो जो पहला लेयर है ना वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो होता है ना वो सबसे बाहर का लेयर होता है। अगर ये मेरा सेल है, अगर कोई ये मेरा सेल है, तो सबसे बाहर का लेयर जो होगा वो होगा मेरा ग्लाइकोकैलिक्स का। चलो यहाँ पे ना मैं बना भी देती हूँ, यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ। तो ये मैं ले लूँगी सर्कल, ठीक है। अपन ना वाइट कलर से बनाएंगे मेन सर्कल, है ना। जी, हम वाइट कलर से बना देते हैं अपना मेन सर्कल, ठीक है। इसके बाहर अपने को बनाना पड़ेगा 3 सर्कल। तो ये पहला सर्कल बना दिया, अरे बन, हाँ। अब मैंने दूसरा सर्कल बना दिया। अरे गधा, इसको शर्म आती नहीं आती, है ना। अब मैं इसमें तीनों लेयर का नामकरण कर सकती हूँ और मेरे को कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तो मेरा जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, सपोज ये मेरा अगर सेल है, सपोज कि ये मेरा सेल है, मान लीजिए कि ये मेरा सेल है, तो इसके अंदर भाई जो बाहर का लेयर है ना, इसके अंदर भाई जो सबसे बाहर का लेयर है ना, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे पता है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसको ही हम लोग क्या कहेंगे पता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, वो सेल को एक तरीके से शेप प्रोवाइड करता है। अब ये इतना स्टिफ क्यों है, ये इतना कड़क क्यों है? क्योंकि ये बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट के कोटिंग से। इसका जो पोशाक है ना, इसका जो मटेरियल है ना कपड़े का, वो बना है कार्बोहाइड्रेट से। अब इसका हमको क्या ज़रूरत है? तो तुम लोगों को पता होगा कि मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो कॉजिंग भी होते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स भी होते हैं। तो वो एजेंट्स को अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसके वजह से ग्लाइकोकैलिक्स उनको हेल्प करता है
पहली चीज स्टिफनेस के लिए है कि एक तरीके से थंब करके रहे, क्योंकि मेरा कोटिंग बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा, उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? तो ये अंदर वाला जो सेल है ना, उसके इम्यून सिस्टम को। अब दूसरा मैं देखूंगी तो मेरे को सेल वॉल दिखेगा। ये ऑरेंज कलर देख रहे हो आप लोग, ये ऑरेंज कलर देख रहे हो, तो ये जो है ना, ये मेरा है सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है वो मिडल लेयर होता है। सेल वॉल का फंक्शन ही ये होता है कि मैं कैसा एक फ्रेमवर्क दे पाऊँ। अगर मैंने एक जगह को वॉल लगा दिया तो वो वॉल का स्ट्रक्चर ही तो मेरा बिल्डिंग डिसाइड करेगा ना। मेरा बिल्डिंग पूरा उस वॉल पे खड़ा होगा, एक एक किट्टा ले लेके पूरा वॉल बनेगा, और वही वॉल से मेरा पूरा बिल्डिंग डिटरमाइन करेगा, डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल फ्रेमवर्क है ना, वो देने का काम करता है आपका सेल वॉल, क्योंकि उसी से पूरा सेल को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन किस तरीके से करता है, इतना स्टिफ रहता है ना, वो इस तरीके से फ्रेमवर्क मेंटेन करके रहता है ना कि वो तुम्हारे बैक्टीरिया को बर्स्ट यानी कि फूटने नहीं देगा। वो तुम्हारे बैक्टीरिया को बर्स्ट यानी कि फूटने नहीं देगा। अब हम लोग आगे का लेयर देखेंगे। यहाँ पे तुमको एक कीड़ा दिख रहा है, आगे का लेयर देखेंगे आप। तो आगे का लेयर जो है ना, वो लास्ट लेयर है आपका सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, लेबलिंग कर देते हैं अपन। ये जो आपको लेयर दिख रहा है ना, ये जो आपको लेयर दिख रहा है, तो भैया ये है आपका सेल मेम्ब्रेन का लेयर। जो लेयर जितना पास होता है ना सेल के, वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इसके वजह से इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो कैसे ध्यान दे रहा है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि वो चूज़ करता है उसको किसकी एंट्री करवानी है वो सेल के अंदर। कौन सा मटेरियल मेरे सेल के अंदर आना चाहिए, क्या ये मटेरियल मेरे सेल, मेरे बैक्टीरियल सेल के लिए हार्मफुल है? अगर हार्मफुल है तो मैं इसको आने ही नहीं दूंगा। तो ये सब काम, ये जो बोलते हैं ना कि चीज़ों को छांटने फाटने का काम, वो आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। और साथ में ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, साथ में ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मैडम जी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कैसे करेगा? तो ये ट्रांसपोर्ट में इस तरीके से हेल्प करता है कि कैसा मूवमेंट हो रहा है, बाहर में कोई न्यूट्रिएंट्स है, बाहर में कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो वो चीज़ का एंट्री करवाता है मेरे सेल के अंदर। तो ये आदान प्रदान का भी कार्य कौन करते हैं? आपका सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला जो कोटिंग है वो है ग्लाइकोकैलिक्स का, जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का कोटिंग होता है। उसके बाद है आपका सेल वॉल, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से रोकता है। फिर ये जो है वो आपका है सेल मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर सेल के ऊपर का, और वो जो है सेमी परमिएबल होता है और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को। अब ना हम लोग देखेंगे कि शेप कैसे कैसे होते हैं। तो अगर मैं शेप का बात करूँ ना भैया, अगर मैं शेप का बात करूँ तो, और ये मान लो सेल है, अब ये मान लो कि सेल है, ये देखो, सपोज दिस इज सेल, सपोज क्या लिख ही देते हैं ना यार, मान लो कि ये है आपका सेल। तो इसके ऊपर अगर स्लाइम लेयर होगा ना, इसके ऊपर अगर एक स्लाइम लेयर होगा ना, तो उसका अपीयरेंस विल बी लाइक दिस, उसका अपीयरेंस विल बी लाइक दिस। तो ये क्या करता है, ये ना वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। ये वाटर और आयरन लॉस जो हो सकता है ना बैक्टीरिया का, तो उससे वो प्रिवेंट करता है। अगर वो वाटर और आयरन लॉस को प्रिवेंट कर दिया तो मेरे बैक्टीरिया के अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसको कोई ऑस्मोसिस, कोई डिफ्यूजन करना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी, नॉर्मल तरीके से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी। ये होता है आपका स्लाइम लेयर। अब चले बात तो कैप्सूल की, अब चले बात तो कैप्सूल की। तो अब हम देखेंगे कैप्सूल का क्या सीन है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिख देते हैं सेल, इसके अंदर भी हम शान से लिखेंगे सेल। अब सेल के ऊपर होता है कैप्सूल का लेयर, सेल के ऊपर होता है कैप्सूल का लेयर। तो ये ना थोड़ा थिक जेलेटिनस टाइप का लेयर है, ये देखो, समझे? वो कैसे उबड़ खाबड़ लेयर था, ये देखो कैसे एकदम प्रॉपर जेलेटिन का लेयर है। तो ये थिक होता है और ये प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसका अपीयरेंस ऐसा है। तो इसके वजह से यही हमारा जो सेल एनवेलप है उसके अलग अलग शेप है और उनका अलग अलग फंक्शन है। इनका पोशाक जो है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है।
ठीक है, अब बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज क्यों रहता है सेल के अंदर? तो उसने जो खाना बनाया, उसने जो खाना कमाया, उसने जो ट्रांसपोर्ट किया, उसको मुझे जमा करके रखना है, उसको मुझे एक जगह पे रखना है। तो वो जगह पे मैं कैसे रखूंगी? तो मेरे पास स्टोरेज के बॉडीज होने चाहिए। जैसे तुम गए डीमार्ट, जैसे तुम गए किराना के शॉप पे, और वो किराना के शॉप से तुमने उठाया 15 किलो चावल, तो वो 15 किलो चावल को घर में ऐसे उड़ेल के तो नहीं रखोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रखोगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ये जो ये जो बैक्टीरियल सेल या सेल खाना बनाती है ना, तो ये इंक्लूजन बॉडी क्या हेल्प करती है उसको स्टोर करने में। तो हमारे पास ना 3 टाइप की इंक्लूजन बॉडीज होती है बच्चों। पहला होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, दूसरा होता है गैस वैक्यूल, और तीसरा होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ये तीनों चीज मिलके एक ही काम करते हैं कि कैसे वो बने हुए खाने को स्टोर कर पाए, रिजर्व्ड मटेरियल का एक स्टोरेज कैबिनेट बन पाए, अरे भैया एक डिब्बा बन पाए, है ना। आगे देखो, आगे देखो। अब हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा सेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। अब मान लो कि मेरा ये हाथ और पैर नहीं है, ठीक है, मान लो मेरा ये हाथ और पैर नहीं है, और अगर मुझे यहाँ से कुछ उठाना है तो क्या मैं उठा पाऊंगी? नहीं उठा पाऊंगी। अब अगर मान लो मेरा हाथ और पैर नहीं है और मुझे मूव करना है, तो क्या मैं मूव कर पाऊंगी? मैं मूव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है ही नहीं। अब तुम बात करोगे ना सरफेस स्ट्रक्चर की, तो इनके पास जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक तरीके से एक्सटेंशन होता है। जैसे तुम नाखून के ऊपर एक्सटेंशन लगा के उसको बड़ा कर लेते हो, वैसे ये सेल का एक्सटेंशन है। अगर ये सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो वो एक सेल एक्सटेंडेड लगेगा। मैडम जी ये ऐसा करते क्यों हैं? ये इसलिए ऐसा करते हैं कि वो या तो मूव कर पाए, या तो वो कंजुगेशन ट्यूब बना पाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा दिखता है, या तो वो रॉक्स से अटैच हो पाए, या तो वो पत्थर से अटैच हो पाए। ठीक है, अब सबका ना एक छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैं फ्लैजिला का बात करूँ तो फ्लैजिला इस बड़ा, तुम लोगों को अगर यूग्लेना याद है तो यूग्लेना में था फ्लैजिला। फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, फ्लैजिला हेल्प करता है मोटिलिटी के लिए। अब अगर मैं पिलाय का बात करूँ तो पिलाय थोड़ा छोटा छोटा होता है ना, पिलाय थोड़ा छोटा छोटा होता है। तो पिलाय क्या हेल्प करता है पता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए। मान लो कि ये 2 सेल है, तो ये ना 2 सेल ऐसे जुड़ जाएंगे, और ये बीच में जो तुमको दिख रहा है ना, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है। तो पिलाय किस चीज़ में हेल्प करेगा? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में। और अगर तो तुम बात करो ना फिमरिए का, तो वो भी ऐसा छोटा छोटा ही दिखता है, वो भी ऐसा छोटा छोटा ही दिखता है, और उसका फंक्शन होता है कि वो कैसे रॉक्स के ऊपर अटैच हो पाए, वो कैसे रॉक्स के ऊपर अटैच हो पाए। तुमने मॉसेस के बारे में सुना होगा, मॉसेस कैसे पत्थरों के ऊपर अटैच रहते हैं। तो ये जो सेल के ऊपर एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है ना, तो वो उस वजह से उस पत्थर के ऊपर अटैच हो पाते हैं। अब देखेंगे, हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें इतना तो पता है कि इसका मतलब होता है डेवलप्ड वाला न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो कि डेवलप्ड हो। तो अब इसके अंदर भी आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए ना साइंटिस्ट लोगों ने मेमेलियन आरबीसी लिया था। आरबीसी सेल आपको पता है, आरबीसी सेल इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, यानी कि पूरा सेल खाली होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे ऑब्जर्व करना है कि सेल का एनवलप कैसा है, तो मैं एक ऐसा सेल उठाऊंगी ना जो भरा हुआ कम हो। अगर मैंने ऑलरेडी भरा हुआ सेल उठाया तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि अंदर है क्या। तो इसलिए हमने मेमेलियन आरबीसी को चूज किया और उसको हमने सेंट्रीफ्यूग करवाया, उसको सर्कुलर मोशन में घुमवाया। और जब हमने ये किया ना, तब हमें पता चला कि मेमेलियन आरबीसी का जो सेल है वो प्रोटीन 52% से बना हुआ है और लिपिड जो है वो 40% से बना है। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड भैया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड भैया। समझा मेरी बात? कोई दिक्कत? तो दिक्कत तो है ही नहीं। अब इसी के ऊपर स्ट्रक्चर बना सेल मेम्ब्रेन का। होता क्या है सेल मेम्ब्रेन, है ना, उसका स्ट्रक्चर पता चला। तो वो जो आरबीसी निकाला था ना, वो यही साइंटिस्ट लोग थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया बाय सिंगर एंड निकोलसन।
अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था कैसा? हाँ मैडम जी, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था कैसा? देखते जाओ क्या मजा आएगा। इतना तो समझ लो कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ना, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में नहीं था, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं था, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में था। ये देखो, ये देखो। अब ये जो मैं गोला प्रकार बना रही हूँ ना, ये मैं लिपिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। गोला प्रकार जो बना रही हूँ ना भैया, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। और ऐसे इनके ना ऐसे टेल प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 टडम 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 धुडम धुडम दिडम 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 टडम टडम टडम। अब इसके अंदर ना प्रोटीन भी एम्बेडेड होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, वो दो चीज़ों से बना है, प्रोटीन से और लिपिड से। अब कुछ प्रोटीन होगा जो ऊपर में है, हाँ इजी है। अगर कुछ प्रोटीन है वो ऊपर में है, सॉरी, तो वो इजी है। और कुछ प्रोटीन जो होता है ना बड़ा बुड़बक होता है, कुछ प्रोटीन जो होता है ना बड़ा बुड़बक होता है, वो अंदर तक प्रेजेंट होता है, ऐसा अंदर तक प्रेजेंट होता है ऐसा। अब तुम एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर वाले लेयर में ऐसे छोटे छोटे डॉट्स है, ऊपर वाले लेयर में प्रोटीन है और नीचे वाले लेयर में नहीं है, तो क्या ये इवन लेयर दिखता है? नहीं दिखता। इसीलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बना था, हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बना था, वो एक अनइवन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको एक कॉमन स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता, इसको एक अनइवन स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अब इसका हम लेबलिंग करेंगे, इसका हम लेबलिंग करेंगे और हम लोग बहुत मज़े करेंगे। तो अब ना पहले तुम लोगों को एक को मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि ये है क्या, ये है क्या, इसकी फील्डिंग हमको सेट क्यों करनी है ना, वो देखो। तो लेट अस ऑब्जर्व दिस वन बंदा, ऑब्जर्व करते कि ये है क्या, है ना। पहले पता तो करे, आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि ये है क्या। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज़ लाइक दिस, है ना। ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। मैडम जी इसका नामकरण कर दो, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना आपका, दिस इज पोलर हेड, और उसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये है पोलर टेल। अब जो आपका पोलर हेड है ना, वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो आपका वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है वो? हाइड्रोफिलिक होता है, ध्यान देना। दिस इज पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक, किधर लिखूं, हाँ हाइड्रोफिलिक। और ये जो होता है ना वो होता है हाइड्रोफोबिक। इसीलिए देखो ना उनका प्लेसमेंट भी कैसा है। अब पोलर हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी पसंद है, तो इसलिए वो बाहर में ऐसा चल जाएगा। बट ये जो टेल है ना, उनको पानी से डर लगता है, इसलिए वो अंदर साइड में, अरेंजमेंट ही उनका ऐसा है, ठीक है। ये बात अपने को समझ गई। दूसरा मैडम जी इन सब का नामकरण कर देते हैं। तो दिस इज प्रोटीन। अब ये कौन सा प्रोटीन है? तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि ये बाहर में है। दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो चीज़ इतने अंदर तक घुसी हुई है वो अगर मूव करेगी, वो मूव करना इजी होगा, या जो ऊपर ऊपर में उनका मूव करना इजी होगा? तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, वो उनका मूवमेंट इजी है क्योंकि ऊपर में ही है। बट जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, उनका मूव वो बहुत अंदर दबे हुए हैं, तो उनको मूव करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, समझा। तो यही स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया था कि सेल मेम्ब्रेन भैया ऐसे स्ट्रक्चर में दिखता है, 1972 में प्रपोज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर नहीं लेंगे वाटर ब्रेक। अब अपना हो चुका है वाटर ब्रेक खत्म यार। अब हम ऐसा कंटिन्यू करेंगे कि सीधा खत्म होने के बाद ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, हमने बना भी लिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये ना बाय लिपिड लेयर होता है, तुम देख रहे हो 2 लिपिड का लेयर है, और ना सिर्फ ऊपर में प्रोटीन है, नीचे में तो प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए तो इसको इर्रेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। अब ना जो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ लैटरल मूवमेंट दिखा सकता है, बट आपका जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी दिखा सकता है। क्यों मैडम जी? अब आप सोचो, अगर कल को जाके इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाने लगा तो पूरा सेल नहीं तोड़ देगा, इसलिए उसको वो रेस्ट्रिक्शन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग मूवमेंट के बारे में बात करेंगे भैया। तो मूवमेंट क्या होता है? तो भैया जी मूवमेंट होते हैं दो टाइप के। तो भैया जी मूवमेंट होते हैं दो टाइप के, है ना। पहला मूवमेंट है लैटरल मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, अब कर्ता कौन है, कर्ता धर्ता जी कौन है, वो सब लिखेंगे। कर्ता धर्ता जी कौन है वो सब लिखेंगे। तो लैटरल मूवमेंट जो है ना वो इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक दोनों प्रोटीन कर सकते हैं भैया, दोनों प्रोटीन कर सकते हैं। बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही कर सकते हैं, नहीं तो हमारे सेल की फिल्डिंग सेट हो जाएगी। अब ये लोग ना ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उस सब के ट्रांसपोर्ट में। तो दे आर ट्रांसपोर्टिंग, दे आर भैया जी ट्रांसपोर्टिंग nutrients and some minerals, nutrients and some minerals कर लो। अब जो फंक्शन है ना इनका, सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन होता है सेल का ग्रोथ करना, सेल को डिवाइड करने के लिए हेल्प करना, फिर उसके बाद में एंडोसाइटोसिस के लिए हेल्प करता है, इंटरसेल्यूलर फंक्शंस करता है अंदर के, और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अरे यार कुछ तो दिखाना था तुम लोगों को, बीच में है कि नहीं। ठीक है, एक मीम लाया था मैंने तुम लोगों के लिए, मज़ा आ जाता तुम लोगों को देख के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे भैया सेल वॉल की, कि भैया जी सेल वॉल है क्या, भैया जी सेल वॉल है क्या। तो ये अगर है तुम्हारा सेल, ये अगर है तुम्हारा सेल, तो इसके ऊपर होगा सेल वॉल। तो भैया इसके ही ऊपर होगा तुम्हारा सेल वॉल। अब बताओ मुझे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। इसके पहले मैं इसको लिख देती हूँ, ये है क्या, दिस इज नन अदर देन सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर में होता है, सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर में होता है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आई विल राइट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। साथ में सेल वॉल जो है ना, इट इज़ ए यूनिक फीचर, ये एक यूनिक फीचर है। इट इज़ ए यूनिक फीचर, बट किसका यूनिक फीचर है, ऑफ सेल, सॉरी प्लांट सेल, सेल लिख दिया शानी। ये एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। समझ आई मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे होगी भी नहीं, तुम्हारी राधा मैम जो है यहाँ पे। अब आगे देखो, अब ना मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करूंगी। मैडम जी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? यानी कि हमने मेम्ब्रेन लेवल पे देख लिया, हमने सेल वॉल देख लिया, अब देखते हैं इसके अंदर क्या चलता है। तो जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी फ्लो में ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो पहले ना आपको दिखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर दिखेगा गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, और लास्ट में आपको दिखेगा वैक्यूल। तो एक तरीके से फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम, एक तरीके से रास्ता दिखा देते हैं कि भैया आपको इसी रास्ते से चलना है। सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम लोग बोल देते हैं
कि ऐसे ही चलना है तुझे, ऐसे ही चलना है तुझे, ऐसे ही चलना है तुझे, और ऐसे ही चलना है तुझे। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही चलना है तुझे। तो अब अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करूं, तो अब तुम सोचो, जहां सेल इतना छोटा है, जो तुमको, मुझको और साथ में रॉबर्ट ब्राउन हो गए, हाई हुकू हो गए, या कोई भी हो गया, उसको दिख नहीं रहा था विदाउट माइक्रोस्कोप, तो क्या उसके अंदर का एक छोटा ऑर्गेनल विजिबल होगा नेकेड आई से? नहीं होगा। तो अब जो हमको माइक्रोस्कोप भी चाहिए ना, वो बहुत हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब हम वो देखेंगे तो हमको दिखता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक छोटा सा ट्यूब के शेप का, और साइटोप्लाज्म इधर उधर चिथरा हुआ सा एक तरीके का ऑर्गेनल है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि भैया उसके ऊपर राइबोसोम्स होता है। अब भैया राइबोसोम्स क्या है? तो वो फैक्ट्री है प्रोटीन प्रोडक्शन के। वो क्या है भैया? वो फैक्ट्री है प्रोटीन प्रोडक्शन के। अब मैं बात करूंगी गोल्जी बॉडीज का, तो ये फाइंड किया गया था कैमेलियो गोल्जी ने। अब अगर ये राधा चौधरी ने फाइंड किया होता तो मैं इसको चौधरी बॉडीज बोल देती। अब इसने कैमेलियो गोल्जी ने फाइंड किया था 1898 में, तो उसने उसको गोल्जी बॉडीज बोल दिया। अब वो दिखते कैसे हैं? अब वो दिखते कैसे हैं तो मैं तुमको दिखाऊंगी। वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहते हैं। वो ना ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहते हैं, जिसको सिस्टरने कहा जाता है, सिस और ट्रांस फेज में, ठीक है, जिसको सिस्टरने कहा जाता है सिस और ट्रांस फेज में, ठीक है। अब मैं अगर लाइसोसोम का बात करूं, तो मेरा जो लाइसोसोम है ना, वो सुसाइडल बैग्स होता है, यानी कि वो लो पीएच पे भी एक्टिवेटेड रहता है, और जैसे ही उसको लगता है कि उसके सेल की वाट लगने वाली है, वो अपने आप अपने सेल को बर्स्ट कर देता है और अपनी फील्डिंग सेट कर लेता है। और लास्ट में जब ये सब चीज़ों से हम बच जाते हैं, तो हमने जो खाना वाना बनाया वो वैक्यूल जो है वो स्टोर कर देगा। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% का होता है कि वो सारे सेल ऑर्गेनल को ही साइड कर दें, क्योंकि वो हमारे लिए फूड बना रहे हैं। और एनिमल सेल में वैक्यूल नाम मात्र होता है, एकदम 10-5% का होता है, जो कि रूडिमेंट कहा जाता है। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कार्यक्रम करेंगे, चिथर पितर है, ट्यूबुलर है, सिंगुलर है। फिर उसके बाद में गोल्जी बॉडीज आएंगे, जो कि सिस्टरने के फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। उसके बाद में लाइसोसोम आएगा, जो कि है सुसाइडल बैग। फिर आएगा आपका वैक्यूल, जो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गया? समझ गया। अब आगे देखो, आगे अब हम बात करेंगे राइबोसोम का। पहले तो जब राइबोसोम शुरू ही करो तो लिख दो, उसको इज्जत दे दो कि भैया तू है फैक्ट्री, कि भैया तू है फैक्ट्री। बट किस चीज़ का फैक्ट्री है? तू है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। तू है भैया फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। तू प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक तरीके का यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, सब में प्रेजेंट होता है। इट इज़ एन यूनिवर्सल ऑर्गेनल, जो कि सब में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। यहाँ पे हमारे सारे बायोलॉजी भाई बहनों का मजाक उड़ाया जाता है कि क्या रे तुमको 50 + 30 नहीं समझता कि 80 होता है, तुम 70S क्यों लिखते हो? तो भैया तुम बुड़बक हो, हमको सब पता है। हम 70S में S इसलिए लिखते हैं क्योंकि S जो है ना, इट स्टैंड्स विथ स्वेडबर्ग यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये दो छोटे छोटे राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 50S एंड 30S। अब ये 70S वाला राइबोसोम इज कॉमन इन यूकैरियोट्स एज वेल, बट यूकैरियोट्स में अलग क्या है, यहाँ पे भी वही आपके अकॉर्डिंग मैक्स मिस्टेक है। इसमें 80S प्रेजेंट होता है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है 60S और 40S का, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर राइबोसोम भैया। दूसरा ऑर्गेनल देखेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो भाई बहुत फेमस, इसका सब चलता है, तुम लोग मीम्स भी देखते हो इसका। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है भैया डबल ऐसे कॉइल्ड में स्ट्रक्चर।
पता है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर, और इसके अंदर में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसके फॉर्म में सर्कुलर अरेंजमेंट में डीएनए प्रेजेंट होता है. दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. कर ल का तो वी ऑल नो, पहले इसका नामकरण कर देते हैं कि दिस इज सर्क्यूलर डीएनए. और मेरा माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल. ये क्या है? ये पावर हाउस है सेल का. मेरा एटीपी प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा? तो मेरे एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया. समझ आई मेरी बात? जो मेरा ग्लाइकोलिसिस साइकिल वगैरह का सीन है, वो सारे साइकिल्स मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रहेंगे. ग्लाइकोलिसिस तो खैर साइटोप्लाज्म में था, बाद में हम लोग पुश वुश करके जो क्रेब्स साइकिल है वो इसमें करते हैं, बट रही बात सेम ही. तो दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, और एटीपी प्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड. तो अगर मेरे प्यारे प्यारे पूकीज, मैं तुम्हें बताऊँ ना कि प्लास्टिड होता क्या है, तो प्लास्टिड जो है ना वो किचन होता है. इट इज़ अ किचन ऑफ अ प्लांट सेल. तो मैडम जी किचन काहे है? पहले आप ये बताइए, इसको हम किचन क्यों कहते हैं? तो भैया हम इसको किचन कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ड्यू टू द presence ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्योंकि भैया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. समझी मेरी बात? और क्लोरोप्लास्ट ही तो पूरा खाना बनाता है, इसीलिए प्लास्टिड को किचन कहा जाता है हमारे पूरे के पूरे सेल का. कौन से सेल का? तो प्लांट सेल का. अब प्लास्टिड के ना कुछ टाइप्स होते हैं. पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कार्टेनाइड्स का जो लेवल है वो कम होता है. तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का कलर अपीयरेंस देता है. वो ग्रीन कलर के अपीयरेंस के वजह से जो हमारा प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और हमें खाना दे पाता है, हमारा अन्नदाता प्राणदाता बन पाता है. रही बात क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, उसके अंदर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटेनॉइड्स हो गया, xanthophyll हो गया, कैरोटीन हो गया, उसके वजह से उसका एक अपीयरेंस क्रिएट होता है. अब ल्यूकोप्लास्ट का बात करो तो इसके पास ना पिगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं होते और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है. इसने बनाया, इसने ट्रांसपोर्ट किया और इसने स्टोर किया. तो इस तरीके से ये तीनों मिलके प्लास्टिड को किचन बना देते हैं. ठीक है, अब मैं ना साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में बात करूंगी. साइटोस्केलेटल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इस सेल के अंदर क्या क्या स्केलेटन प्रेजेंट है. तो अगर मैं सेल के अंदर के स्केलेटन का बात करूं, तो इसमें क्या क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, है ना, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, फिर उसके बाद में राइबोसोम्स हो गया, फिर उसके बाद में भैया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर उसके बाद में भैया हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए. तो ये सारे बच्चे लोग मिलके बनाते हैं सेल का एक स्केलेटन. सो दिस इज योर साइटोस्केलेटन. ठीक है, अब ना सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे. तो भैया सीलिया और फ्लैजिला जो होता है ना, ये एक तरीके से सेल एक्सटेंशंस है. दीज आर सेल एक्सटेंशंस, ये मेरे सेल को एक एक्सटेंशन देते हैं. अब सीलिया और फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो दे आर हेल्पिंग इन मूवमेंट, मेरे सेल को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद में वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं. तो these are some functions जी.
दीज आर सम फंक्शंस जो हमारे सीलिया और फ्लैजिला करते हैं और इनको हम लोग सेल एक्सटेंशंस कहते हैं। अब तुम लोग अगर फ्लैजिला को लेके ऐसे बीच से कट कर दोगे ना तो उसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है, इस स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैजिला। ये पेपर में नहीं आता बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स के बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि सेंट्रोजोम इज 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रियोल, है ना। तो अगर 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 मगर तगर अगर ये मेरा एक सेल है, अरे बेशरम नालायक, अगर ये मेरा एक सेल है और मान लो कि इसके अंदर प्रेजेंट है मेरा सेंट्रियोल, मान लो कि इसके अंदर प्रेजेंट है मेरा सेंट्रियोल, तो ये जो तुम्हें रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ना इसके अलावा, वो पता है सारा क्या होगा। रुको मैं ट्राई करती हूँ। कौन सा कलर करें, वाइट कर देते हैं। हाँ, अरे कितना सुंदर लग रहा है भाई। तो ये जो रिमेनिंग कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, भैया ये जो रिमेनिंग कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये समझ लो कि ये सेंट्रोजोम है। सो इफ दिस इज माय सेंट्रियोल, इफ दिस इज माय सेंट्रियोल, तो ये जो मेरा पार्ट होगा ना ये सेंट्रोजोम होगा। ये जो मेरा पार्ट होगा ना भैया ये सेंट्रोजोम होगा। और अगर तुमको याद हो तो सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ हमारे यूकेरियोटिक सेल में होते हैं। तो ये है एनालॉगी। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में क्या ही कहना, वो है हमारे सेल का गहना, क्योंकि इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सारी चीज़ें, सारी अंदर की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कौन करता है, तो न्यूक्लियस कंडक्ट करता है। ऑल द एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय नन अदर देन न्यूक्लियस। किससे गवर्नड होता है, तो दे आर गवर्नड बाय भैया न्यूक्लियस। तो ये है इंपॉर्टेंस आपके न्यूक्लियस की। अब एक है हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क। तो जैसे हमारा एंडोसाइटोस्केलेटन था वैसे ही हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। जैसे हमने इतने 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को रैप किया इसके थ्रू, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को यहाँ दिखाऊं, अब भैया जैसे कि मैं तुम लोगों को यहाँ दिखाऊं, मुझे पता है कि मेरा डीएनए जो है वो 2.2 मीटर लॉन्ग है। तो अब मैं इसको इतने छोटे से सेल में कैसे एडजस्ट करूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं लूँगी मेरे डीएनए को और मैं मेरे डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप कर दूंगी। हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करके इसको कहूँगी न्यूक्लियोसोम। अब जैसे ही मैंने इसको न्यूक्लियोसोम में रैप किया तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है वो मिल के पता है क्या बनाएंगे, वो मिल के बना देंगे आपका और मेरा फेवरेट क्रोमोसोम, आपका और मेरा फेवरेट क्रोमोसोम। सो इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है, ये है हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क। अब लास्ट में है हमारा क्रोमोसोम, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट इसको और डिटेल में देखेंगे, है ना। देखो अब क्रोमोसोम बना कैसे, तुम लोगों ने वो प्रोसीजर देख लिया। अब इसको 2 आर्म्स होते हैं और इसके ऊपर ना ऐसे डीएनए एंटरवाइंड होगा। ये देखो ठीक है। इसका नामकरण करते हैं, ये पी आर्म, ये सेंट्रोमियर, ये क्यू आर्म और ये जेनेटिक मटेरियल। चलो अब इसका नामकरण किया जाए, है ना। नामकरण करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट टास्क। तो इसका नाम मैंने रख दिया भैया पी आर्म, इसका नाम मैंने रख दिया भैया सेंट्रोमियर, इसका नाम रख दिया मैंने भैया क्यू आर्म और इसका नाम मैंने रख दिया भैया जेनेटिक मटेरियल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोम। कभी सोचा कि क्रोमोसोम के ऊपर के हाथ को हम लोग
पी आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि पी आर्म इज छोटा, तो पी आर्म को, छोटे को हम लोग पेटीट कहते हैं, और पेटीट का फर्स्ट वर्ड जो है वो पी है, और पी के बाद का अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होता है वो होता है क्यू, इसलिए उसको पी आर्म, क्यू आर्म और सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, इतना अपने को समझ चुका है। इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब तुमको क्या करना है, तुमको कमेंट करना है कि मैम हमको ये चैप्टर पसंद आया और हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अगर मेरे को 55 के ऊपर लाइक्स दिखे तो विदिन 2 मिनट्स मैं तुम लोगों को इसका पूरा हैंड रिटन फॉर्म का नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो चलो, विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। दिस इज गुरु दक्षिणा। बाय बाय।